वेलकम टू आरडी नॉवल। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हम यहाँ पेश करते हैं दिल को छू जाने वाली कहानियां, जहां हर एपिसोड आपको एक नई दुनिया में ले जाता है। चाहे वो हो बिलियनर की कहानी, या एआई से भरा एक्शन, या इमोशनल लव स्टोरी, आरडी नॉवल पर आपको सब मिलेगा। वो भी 100% एनिमेटेड और एआई टेक्नोलॉजी के साथ। सुने, महसूस करें और कहानी का हिस्सा बने। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए एक अनोखी दुनिया से। जब उस ऑक्टोपस ने ललित को अपने हाथ से उठाकर अपने मुंह की तरफ लाना शुरू किया तो ललित को लगा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी पूरी जिंदगी उसे इन कुछ ही पलों में याद आने लगी कि तभी उसे एक चीख सुनाई दी। ललित! ललित ने देखा कि आलिया हाथ में एक तलवार लिए तेजी से उन्हीं की तरफ आ रही थी। तभी वो सीधा उस ऑक्टोपस पर कूद पड़ी। शार्प टीथ! उसके शार्प टीथ स्पेल को इस्तेमाल करने से उसकी तलवार की धार अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से हजारों गुना ज्यादा तेज और खतरनाक हो चुकी थी। उसने उस ऑक्टोपस के उसी हाथ पर वार किया जिससे उसने ललित को पकड़ा हुआ था। इस वार से उस ऑक्टोपस का वो हाथ कटकर अलग हो गया और ललित भी आजाद हो गया। वो हाथ कटने के बाद भी छटपटा रहा था। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। तेरी ये मजाल! ललित की बातों से वो ऑक्टोपस और ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसने पास ही पड़े कुछ बड़े पत्थर अपने हाथों में लिए और उन दोनों की तरफ फेंकने लगा। फ्लाई! वो दोनों उससे बचते हुए इधर उधर तो भाग रहे थे, लेकिन वो ऑक्टोपस भी बहुत ही तेज था। तभी अचानक से ललित पीछे मुड़ गया और सीधे ऑक्टोपस की आंखों में देखने लगा। ललित, क्या कर रहे हो? हमें निकलना चाहिए। इन अंडों के बिना तो बिल्कुल नहीं। ललित अब सीधा उस ऑक्टोपस की तरफ ही जा रहा था और एक बार फिर उसने ललित को अपने हाथों से पकड़ लिया। लेकिन इस बार ललित के चेहरे पर कोई डर नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर लीं और फिर आंखें खोलकर सीधा उस ऑक्टोपस की तरफ देखा। हीट ऑन! जैसे ही ललित ने हीट ऑन स्पेल का इस्तेमाल किया तो आलिया ने देखा कि ललित के आसपास पानी के बुलबुले उठ रहे थे। अचानक से ललित का शरीर इतना गर्म हो चुका था कि वो पानी को भी भाप बना रहा था और हाथ जलने से बचाने के लिए उस ऑक्टोपस ने खुद ही ललित को छोड़ दिया। ललित ने अब अपनी तलवार निकाली और सीधे उस ऑक्टोपस के सर की ओर बढ़ने लगा। इससे पहले कि आलिया या ऑक्टोपस को समझ पाते कि हुआ क्या, ललित ने उसके माथे पर अपनी तलवार गाड़ दी थी। वो ऑक्टोपस सीधा उसी बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिरा जहां उसने ललित को पकड़ा था। और तभी ललित को कुछ याद आया। अरे नहीं, वो अंडे तो अभी अंदर ही हैं। तो आप क्या करेंगे? आलिया को जवाब दिए बिना ही ललित तेजी से उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। उस ऑक्टोपस के उस पर गिरने के बाद से ही उस बिल्डिंग की सीलिंग कोलैप्स होनी शुरू हो चुकी थी। आलिया भी अब तेजी से ललित के पीछे जाने लगी थी कि तभी वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। ललित! अब आलिया हड़बड़ी में सीधा उस बिल्डिंग के पास पहुंची। वहां की दीवारें और छतें पूरी तरह से गिर चुकी थीं। उसे लगा कि यही ललित का अंत था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये तुमने क्या किया ललित? तभी उसे नजर आया कि मलबे के अंदर कुछ हिल रहा था। अगले ही पल उसे एक पीली रोशनी नजर आई। ये रोशनी एक डिफेंसिव शील्ड की थी जिसने कई टन मलबे को गिरने से रोका हुआ था। आलिया तुरंत वहीं पहुंची तो उसने देखा कि ललित ने ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ये शील्ड बना रखी थी और उसी के नीचे उन अंडों से भरी वो चादर भी थी जिसे उस ऑक्टोपस ने एक पोटली की तरह बांध रखा था। ललित! जल्दी यहाँ आओ और इन अंडों को यहाँ से निकालो। मैं ज्यादा देर तक इस शील्ड को ऐसे नहीं रोक पाऊंगा। अब आलिया ने बिना कुछ सोचे वहां से वो अंडे हटाकर अलग कर दिए और फिर ललित की शील्ड भी गायब हो गई और वो सही वक्त पर पीछे हटने में कामयाब रहा। तुमने ये सब कब सीखा? ललित ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुस्कुराने लगा। चलो मोहिनी के पास चलते हैं। जहां एक तरफ ये दोनों मोहिनी के महल की तरफ आ रहे थे, वहीं रॉकी का वापस आने का कोई प्लान नहीं था। उसे इस बीच इतने लोगों ने खाना खिला दिया था कि अब वो किसी के घर खाना खाने नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी लोग तोहफे लेकर उसके पास आ रहे थे। उसके पास इतने सारे तोहफे हो गए थे कि उन्हें एक जगह रखने के लिए उसे 2 लोगों का सहारा लेना पड़ा जो कि सिर्फ उस सामान की निगरानी कर रहे थे। लोग उन्हें ही तोहफे पकड़ाते थे और वो दोनों उन्हें सही सलामत सही जगह पर रख देते थे। ध्यान से, बहुत कीमती सामान है। अगर गिरा तो तुम लोगों की टांगे। रॉकी इतना कहते ही रुक गया।
मोहिनी के महल के आसपास ज्यादातर सिर्फ जल परियां ही रहती थीं, इसलिए उन सब का निचला भाग किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि मछली जैसा था। रॉकी अपनी बात पर हंसने लगा। मैं भी क्या कह रहा हूँ, तुम लोगों की तो टांगे है ही नहीं। आसपास के लोग रॉकी को हंसता हुआ देखकर काफी कंफ्यूज थे, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाते अचानक से वहाँ शांति छा गई। रॉकी ने भी उनके इस बदलाव को देखा तो चौंकन्ना हो गया। क्या हुआ? तभी एक सांप वहाँ पर आ पहुँचा और उसने खुद को रॉकी के आसपास लपेट लिया। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? अरे कोई बचाओ! वहाँ खड़ी भीड़ जानती थी कि ये सांप मोहिनी का था, इसलिए कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया। अब तक रॉकी और उसकी हरकतों की खबर मोहिनी तक भी पहुंच गई थी। जब उसे पता चला कि रॉकी बाहर क्या कर रहा था, तब उसने उसे वापस लाने के लिए उस सांप को भेज दिया, जो कि अब रॉकी से लिपटा हुआ था। वो सांप उसे वापस महल की तरफ ले जाने लगा। अरे एक मिनट, रुक तो जाओ, मुझे मेरे तोहफे तो ले जाने दो। उस सांप ने उसकी नहीं सुनी और वो सीधे ही उसे मोहिनी के सामने ले आया और फिर रॉकी से अलग हो गया। अब रॉकी को थोड़ा डर लगने लगा। तुमने बाहर बहुत गड़बड़ मचाई है। अगर तुम्हारे दोस्त वापस नहीं लौटे तो तुम्ही से सारा हिसाब लूंगी। डर के मारे रॉकी का गला सूख गया और उसे ललित और आलिया की याद आने लगी। तभी एक गार्ड उस कमरे में दाखिल हुआ। वो लोग आ गए हैं। क्या? अचानक से रॉकी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन उसने ये भी नोटिस किया कि मोहिनी इस खबर से खुश नहीं थी। वो दोनों अब महल के मेन हॉल पहुंचे, जहां मोहिनी अपनी गद्दी पर बैठी हुई थी और उसके साथ रॉकी खड़ा था। ललित ने अंडों की पोटली को जमीन पर रख दिया। तुमने एक कहा था, हम सभी अंडे ले आए। अब वक्त आ गया है कि तुम अपना वादा निभाओ और वाटर क्रिस्टल हमारे हवाले कर दो। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी में तो हम हैं मोहिनी, हमें वापस अपने प्लेनेट पर पहुंचना है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम इस प्लेनेट से नहीं हो। तो तुम यहाँ सांस कैसे ले पा रही हो? इससे पहले कि वो लोग उसकी बात का मतलब समझ पाते, मोहिनी ने एक चुटकी बजाई। ललित और आलिया दोनों ही अब पानी के नीचे सांस नहीं ले पा रहे थे और पानी के इतना नीचे होने के कारण अब छटपटा रहे थे। ये तुम क्या कर रही हो? वो क्रिस्टल सिर्फ मेरा है, समझे तुम? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके काबिल हो या नहीं, लेकिन वो इस महल से बाहर नहीं जाएगा। तभी अपने दोस्तों को परेशानी में देखकर रॉकी सीधा मोहिनी के ऊपर कूद गया और वो दोनों नीचे जाकर गिरे। रॉकी के वजन से मोहिनी को भी सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मोहिनी ने चुटकी बजाकर रॉकी की अंडर वाटर ब्रीदिंग पावर्स को भी उससे छीन लिया और अब उससे अलग होकर रॉकी का भी दम घुटने लगा। ललित मजबूर होकर ये सब देख रहा था और हवा की कमी के कारण अब वो बेहोश होने की हालत में था और उसकी आंखें बंद होने लगी थी। पानी के नीचे दम घुटने के कारण ललित की आंखें बंद हो रही थीं। रॉकी और आलिया भी ज्यादा देर तक पानी के नीचे नहीं रह सकते थे। तभी ललित की आंखों के सामने वही धुंधली सी तस्वीर फिर से नजर आई, जहां 3 क्रिस्टल्स नजर आ रहे थे। उन क्रिस्टल्स के साथ उसे अब एक आदमी भी नजर आ रहा था, जिसने किसी जादूगर की तरह चोगा पहना हुआ था और उसकी उंगलियां अलग अलग जादुई अंगूठियों से भरी हुई थीं। क्या यही है नागिन? इससे पहले कि ललित इस पूरे मंजर को समझ पाता, वाटर क्रिस्टल ने मोहिनी के महल से कुछ हरकत की और एक नीली रोशनी की किरण ललित के शरीर तक भेजी। अचानक ही ललित को एहसास हुआ कि उसकी आंखें फिर से खुलने लगीं और वो एक बार फिर पानी के नीचे सांस ले पा रहा था। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? ललित काफी कुछ कहना चाहता था, पर उसने अपने दोस्तों को सांस लेने के लिए तड़पते हुए देखा। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। शील्ड! ललित के शील्ड स्पेल का इस्तेमाल करने से उसके दोनों दोस्तों के पास एक पीली रोशनी हवा में घूमने लगी। उस रोशनी ने फिर एक बॉल की शक्ल ले ली और जिसके अंदर रॉकी और आलिया भी थे। वो बॉल अब ऊपर सरफेस की तरफ जाने लगी। पकड़ो इन्हें! अचानक से बहुत सारे समुद्री गार्ड्स, जो आधे इंसान और आधी मछली नजर आ रहे थे, भाले लेकर ललित और उसके दोस्तों की तरफ कूद पड़े। फ्लाई! ललित और उसके दोस्तों को ऊपर सतह की तरफ ले जाती हुई रोशनी की बॉल तेजी से महल के बाहर निकल गई, लेकिन गार्ड्स भी लगातार उनके पीछे थे। एक गार्ड ने ललित की तरफ अपना भाला फेंका, जो उसकी गर्दन को लगभग छूते हुए बाहर निकला। इनका कुछ तो करना होगा। इस बार जब एक दूसरे गार्ड ने उसके ऊपर भाला फेंका तो ललित ने उस भाले को पकड़ लिया और उसे पकड़ते ही उसे एहसास हुआ जैसे वो सिर्फ भाला नहीं बल्कि एक पावरफुल वेपन भी था। ललित ने उन गार्ड्स की तरफ उस भाले को किया तो उसमें से बिजली की तरंगें निकलने लगीं और इलेक्ट्रिक शॉक के कारण वहां मौजूद कई गार्ड्स बेहोश हो गए। ये इसने अभी क्या किया? ये हमारे वेपन्स के बारे में हमसे भी ज्यादा कैसे जानता है?
ललित को एहसास भी नहीं था कि उसे इस तरह का हथियार मिल जाएगा। उसने भाले पर देखा तो एक मछली का मार्क लगाया गया था। ये उसी तरह का मार्क था जो मोहिनी के महल में भी हर तरफ था। तो ये एक्वा प्लैनेट के हथियार है। अब ललित और वो रोशनी की बॉल सतह पर आ चुके थे, जहां पर वो बॉल गायब हो गई। रॉकी और आलिया एक बार फिर से सांस लेने लगे। वो तीनों अब एक आइलैंड के किनारे ही तैर रहे थे। तुम ठीक हो? मुझे तो लगा मैं मर ही जाऊंगा। मुझे दुख हो रहा था कि मरने से पहले मैंने और खाना क्यों नहीं खाया। ओह शट अप रॉकी। अचानक से ललित ने नोटिस किया कि एक ड्रोन उनके सर के ऊपर ही मंडरा रहा था। नीचे हो जाओ। ललित और उसके दोस्त अब पानी के नीचे चले गए ताकि उस ड्रोन को वो ना नजर आए। आलिया ने देखा कि ललित दोबारा पानी के अंदर सांस ले पा रहा था और रॉकी ने अपनी सूंड पानी के ऊपर ही की हुई थी, जिस वजह से वो आसानी से सांस ले पा रहा था। रॉकी पागल हो गया, पकड़े जाएंगे, सूंड नीचे करो। मगर तभी ललित ने देखा कि वो ड्रोन अब वहां से जाने लगा था। अब वो तीनों फिर से पानी से बाहर आए और किनारे की तरफ जमीन पर आ गए। वो सीधा एक जंगल में घुस गए और ललित इधर उधर किसी चीज को ढूंढने लगा। तुम पानी के नीचे सांस कैसे ले पा रहे हो? क्या मोहिनी ने तुम्हारी एबिलिटी छीन नहीं ली थी? हाँ, मुझे लगता है ये उस क्रिस्टल का कमाल है। मुझे इस बार उसके साथ कुछ कनेक्शन फील हुआ था। ललित लगातार अपने आसपास के एरिया को बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो? एक गड्ढा ढूंढ रहा हूँ जिसमें मैं तुम्हारी लाश दफनाऊंगा। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि हम इस खतरे से बाहर नहीं आए हैं? शैडोज अभी भी इस प्लैनेट्स पर घूम रहे हैं। तुम्हारे छिपने की जगह ढूंढ रहा हूँ। और तुम? मैं क्रिस्टल लिए बिना नहीं जाऊंगा। उस चालबाज मोहिनी ने हमारे साथ धोखा किया है। वहाँ दोबारा जाना खतरनाक हो सकता है। मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारी स्पेल बुक आजकल मेरे बहुत काम आ रही है। तभी आलिया को कुछ नजर आया। वो देखो, हम वहाँ चल सकते हैं। ललित ने देखा कि आलिया एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा कर रही थी। वो ड्रोन्स यहाँ भी घूम रहे हैं, चलो जल्दी चलते हैं। वो तीनों उस पेड़ के सामने आए और उसने देखा कि बहुत बड़ा और पुराना होने के कारण उस पेड़ के अंदर उन तीनों के छिपने की जगह थी। अंदर पहुंचने के बाद वो तीनों नीचे बैठ गए और ललित ने दोनों ही तरफ बहुत ही सीरियस होकर देखा। तो प्लान ये है कि जब तक मैं नहीं लौटता तुम दोनों यहीं छिपे रहोगे ताकि हम शैडोज की नजरों में ना आए। क्रिस्टल ले लेने के बाद हम वापस जाने की कोशिश करेंगे। और अगर शैडोज ने हमें पहले ढूंढ लिया तो? ललित ने रॉकी की पीठ पर एक हाथ मारा और खड़ा हो गया। तो प्लान बी, अब मैं निकलता हूँ। ललित तेजी से वहां से बाहर निकला। अरे लेकिन प्लान भी तो बताते जाओ। रॉकी ज्यादा आवाज मत करो, वो लोग सुन लेंगे। रॉकी अब चुप हो गया और खिसक कर आलिया के पास आ गया। तुम्हें पता है प्लान बी क्या है? अरे यार तुम हाथी क्यों हो, गधे क्यों नहीं हो? चुपचाप बैठ जाओ। रॉकी अब नाराज होकर पीछे हो गया। प्लान फेल होगा तो मुझे मत कहना। मुझे तो प्लान बी नहीं पता है। लगातार इन दोनों के वहां बात करने और मूव करने के कारण एक ड्रोन का एक्सरे कैमरा काफी एक्टिव हो गया। वो अब कुछ पेड़ों के बीच में उन्हें ढूंढ रहा था। उसे अचानक वहां से हीट सिग्नल्स डिटेक्ट होने लगे और उसने शैडोज के सभी आर्मी गार्ड्स को अलर्ट कर दिया। एक गार्ड दौड़ता हुआ अजीज के पास पहुंचा। 2 लोग मिल गए हैं, एक लड़की और एक हाथी। और उस स्टारगेट वाली का क्या हुआ? हम कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा, चलो पहले इन दोनों को पकड़ो और इन्हीं से उगलवाओ। ऑलरेडी एक टीम वहाँ पर भेज दी है सर। उन गार्ड्स ने अगले ही 15 मिनट में उस पेड़ को चारों तरफ से घेर लिया। जिन गार्ड्स के पास फ्लाइंग सूट्स थे वो पेड़ों की टहनियों पर भी बैठे थे और बैकअप के तौर पर रेडी थे। वहीं दूसरी तरफ ललित एक दूसरे चैलेंज से गुजर रहा था। उसने देखा कि समुद्र के नीचे बसाई गई अपनी दुनिया को मोहिनी ने इनविजिबल कर दिया था। इस वक्त उसे सिर्फ एक समुद्र दिख रहा था जिसमें पानी के सिवा ना कोई पेड़ पौधे थे और ना ही सी एनिमल्स देख पा रहे थे। ऐसे तो मैं कभी उसके महल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ललित अब सोचने लगा और तभी उसका हाथ अपनी पोटली के पास गया। क्या सचमुच इन क्रिस्टल्स का मुझसे कुछ नाता है? उसने मुझे पानी में जाने क्यों नहीं दिया? ललित ने अपनी आंखें बंद की और वो उस क्रिस्टल के बारे में सोचने लगा। मेरी मदद करो दोस्त, मैं तुम्हें मोहिनी के पास नहीं छोड़ सकता। उसे यकीन था वो क्रिस्टल भी उसे महसूस कर सकता था। अचानक से उसे अपने बदन में सिहरन महसूस हुई और उसका पूरा शरीर अचानक से बाहर की तरफ खिंचने लगा। ललित ने चौंक कर जब अपनी आंख खोली तब तक सब शांत हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब नीले रंग की हो गई थीं। इन नीली आंखों से एक बार फिर से वो मोहिनी की दुनिया को देख पा रहा था और अब वो उसके महल की तरफ बढ़ने लगा। मैं आ रहा हूं मोहिनी।
रॉकी और आलिया इस बात से अनजान थे कि जिस पेड़ के अंदर वो छिपे हुए थे उसे चारों तरफ से शैडोज के आर्मी गार्ड्स ने घेरा हुआ था। वो लोग चुपचाप उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अब किस बात की देर है, उन्हें बाहर निकालते हैं। हाँ भाई, सही कहते हो। उस गार्ड ने अपने दो साथियों को इशारा किया और वो दोनों भी उसके अंदर चले गए। अगले ही पल उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई दी और वो दो गार्ड्स हवा में उड़ते हुए उस पेड़ से बाहर निकले और मुंह के बल जमीन पर गिर गए। सब गार्ड्स अब अलर्ट हो गए और दूसरी तरफ से आलिया और रॉकी पेड़ से बाहर निकले। अरे बाप रे, ये तो पूरी फौज ही ले आए हैं। पकड़ लो उन्हें। आलिया और रॉकी अब गार्ड से बचने के लिए भागने लगे। वो दोनों ही अलग नहीं होना चाहते थे। गार्ड से बचने का बस एक ही रास्ता था और वो ये कि वो दोबारा से कोई सेफ लोकेशन ढूंढें। वहीं दूसरी ओर क्रिस्टल से मिली मदद के कारण ललित अब पानी के नीचे सब कुछ देख पा रहा था और उसने एक बार फिर से मोहिनी के शहर को भी खोज निकाला। शहर के दरवाजे पर खड़े जब एक समुद्री कछुए ने ललित को वहां आते हुए देखा तो उसके पसीने छूटने लगे। ये तो वही लड़का है, क्वीन को इन्फॉर्म करना होगा। उस कछुए ने वहां पास ही मौजूद एक घंटी को बजाना शुरू कर दिया। दुश्मन, दुश्मन। उस कछुए की वार्निंग सुनकर वहां पर कई सारी शार्क्स और जलपरियां भी इकट्ठी हो गईं। मोहिनी के गार्ड्स भी अब धीरे धीरे शहर के सामने जमा होने लगे थे। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। उनमें से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि सभी ने अपने अपने हथियार बाहर निकालने शुरू कर दिए। ललित ने भी अपनी तलवार निकाल ली और उसे सामने की तरफ कर दिया। लास्ट चांस दे रहा हूँ। वो सभी लोग ललित की बात को नजरअंदाज करके सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़े। ललित की तलवारबाजी पिछले कुछ वक्त में काफी अच्छी हो गई थी, इसलिए वो बिना किसी स्पेल का इस्तेमाल किए ही उन लोगों से लड़ रहा था। जब उस भीड़ ने अपने नंबर्स का फायदा उठाकर ललित को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की तो फिर उसके लिए लड़ पाना मुश्किल हो गया। पूरा शहर एकजुट होकर मेरे पीछे पड़ा है। ज्यादा देर तक ललित इस तरह के हमलों को नहीं रोक पाया और अब उसकी पेशेंस जवाब दे चुकी थी। उसने अपनी तलवार नीचे गाड़ दी और आंखें बंद कर ली। मुझे रोकना चाहते थे ना? क्लियर। ललित ने जैसे ही क्लियर स्पेल का इस्तेमाल किया, उसके चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी वेव फैली, उसे जिन भी लोगों ने घेरा हुआ था वो सब एक झटके में मारे गए। कुछ गार्ड्स जो जिंदा थे वो अब लड़ने की हालत में नहीं थे। तब उसने देखा कि दूर से मोहिनी खुद उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो उसके पास पहुंचने के बाद रुक गई। उसके चेहरे पर काफी गुस्सा था। तुम वापस आ गए? बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। मुझे वापस ना आना पड़ता अगर तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटती। मैं वो क्रिस्टल लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं, नगीना ने मेरे परिवार को वो क्रिस्टल दिया था, वो हमेशा मेरे पास ही रहेगा। तो ठीक है, फिर तो मुझे तुमसे वो छीनना ही पड़ेगा। वुल्फ अटैक। वुल्फ अटैक स्पेल का इस्तेमाल करते ही फिर से आसपास की एनर्जी ने एक भेड़िए की शक्ल ले ली और मोहिनी पर हमला कर दिया। मोहिनी अपनी जगह से नहीं हिली। जैसे ही भेड़िया उसके पास पहुंचा, मोहिनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उन दोनों के बीच में पानी की एक दीवार बन गई। उसने कई बार मोहिनी पर हमला किया, लेकिन मोहिनी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। क्या तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया? तुम्हारे ये नोवा प्लैनेट वाले स्पेल्स यहाँ पर ज्यादा असरदार नहीं साबित होंगे। तुम्हें असली ताकत देखनी है तो ये देखो, बैटल वेव। मोहिनी ने जैसे ही बैटल वेव स्पेल का इस्तेमाल किया, वहाँ पानी की कई सारी लहरें बन गईं, जो सीधा ललित से जाकर टकराईं और वो पीछे हो गया। कैसा लगा? अभी तो बस शुरुआत है। ललित ने अब अपनी तलवार निकाली और वो तेजी से मोहिनी की तरफ बढ़ा। उसने अपनी तलवार से मोहिनी पर पहला वार किया। रिलीज। मोहिनी ने जैसे ही रिलीज स्पेल का इस्तेमाल किया तो एक करंट की लहर सीधा उसके शरीर से निकलकर ललित से जा टकराई। उसका वार बीच में ही रुक गया और अचानक से उसका पूरा शरीर शॉक्स की चपेट में आ गया। मगर ललित अब भी हारा नहीं था और मोहिनी से मुकाबला करने के लिए तैयार नजर आ रहा था। मोहिनी ने वहां खड़े गार्ड्स को इशारा किया और उसने अपना भाला मोहिनी की तरफ फेंक दिया। भाले को हाथ में पकड़कर मोहिनी कूद गई और उसने वो भाला जमीन पर गाड़ दिया। क्लियर। अचानक से मोहिनी के क्लियर स्पेल इस्तेमाल करने के कारण आसपास की जमीन हिलने लगी और वहां से एक पावरफुल लहर निकली जो ललित को हिट करने वाली थी। ललित ने बचने के लिए अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और तभी उसके आसपास का पानी भी एक दीवार की तरह बन गया और वो वेव उसे बिना छुए ही निकल गई। ये कैसे मुमकिन है? तुम तो हमारी दुनिया से नहीं हो। तुम कैसे पानी को? मोहिनी अपनी बात कहते कहते रुक गई। वो समझ गई थी कि क्रिस्टल ने ललित को चुन लिया था, इसलिए वो ये सब कर पा रहा था। ये एबिलिटी वाटर क्रिस्टल ने उसको दी थी। वहीं दूसरी तरफ
ललित भी हैरान था कि अचानक वो इतने पावरफुल स्पेल से बचा कैसे। अब मोहिनी ने वक्त बर्बाद करना सही नहीं समझा और वो भाला वापस जमीन से निकालकर सीधा ललित पर हमला कर दिया। अब उन दोनों के बीच भाले और तलवार से लड़ाई होने लगी। मोहिनी पानी के अंदर लड़ना जानती थी, इसलिए वो उसे शुरुआती वक्त में पीछे खदेड़ने में कामयाब रही। मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो। मुझे तुम जैसे लोगों से अपनी ताकत का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। मोहिनी ने भाले से सीधा उसके हाथ पर हमला किया और ललित की तलवार नीचे गिर गई। ललित ने तुरंत मोहिनी के दोनों हाथ पकड़ लिए। तुमने यही कहा था यहाँ पर नोवा के स्पेल्स नहीं चलेंगे। रिलीज। ललित ने जैसे ही रिलीज स्पेल का इस्तेमाल किया, बिजली की एक लहर उसके शरीर से निकलकर सीधा मोहिनी के शरीर में दाखिल हो गई। अचानक हुए इस हमले का मोहिनी के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ देर तक शॉक्स को सहते हुए तड़पती रही और फिर उसके शरीर ने हिलना बंद कर दिया। ललित समझ चुका था कि अब वो एक्वा प्लैनेट के स्पेल्स का इस्तेमाल भी कर सकता था। अब मोहिनी की लाश को वहीं छोड़कर वो तुरंत उसके महल की तरफ बढ़ा। महल के अंदर एक तहखाने में जाकर उसे वो क्रिस्टल मिला, जिसके बाद वो ऊपर की ओर आते हुए पानी से बाहर आ गया। फ्लाई। अब ललित हवा में ऊंचा उड़ते हुए अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज आई। नहीं नहीं, मुझे बचाओ आलिया। ये तो रॉकी है। ललित उस आवाज का पीछा करने लगा। उसने देखा कि कुछ शैडोज के गार्ड्स ने रॉकी को हवा में पकड़ा हुआ था और वो उल्टी तरफ लटका हुआ था। तभी आलिया ने एक चाकू से किसी गार्ड का फ्लाइंग सूट डैमेज कर दिया और रॉकी की एक टांग उस गार्ड की गिरफ्त से छूट गई और वो नीचे आकर गिरा। रॉकी को गिरता देखकर आलिया भी नीचे आ गई और उसने देखा कि उन्हें चारों ओर से शैडोज के गार्ड्स ने घेर लिया था। वो लोग इस चक्रव्यूह के बीचों बीच खड़े थे। तभी सबकी नजर वहीं ऊपर उड़ते ललित की तरफ गई, जो नीचे की तरफ ही आ रहा था और आकर अपने दोस्तों के साथ वहां बीच में खड़ा हो गया। उन गार्ड्स के साथ साथ आलिया और रॉकी भी कंफ्यूज थे कि ललित करना क्या चाहता था। क्या वो सरेंडर कर रहा था या फिर शैडोज को चैलेंज कर रहा था। अजीज उसे देखकर एक शैतानी मुस्कान हंसने लगा। इस बार तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगा। शैडोज के गार्ड्स और ललित और उसके दोस्त दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों को ही समझ आ चुका था कि बिना लड़े अब इस सिचुएशन से नहीं निकला जा सकता, लेकिन अजीज ने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की। देखो, मैं अब भी कहता हूँ, वो स्टारगेट और क्रिस्टल्स हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। स्टारगेट? मैंने अदनान को बताया था कि स्टारगेट मेरे पास नहीं है। और यही झूठ तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। अटैक! सभी गार्ड्स ने एक साथ उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रॉकी को डर लगने लगा, लेकिन ललित काफी शांत नजर आ रहा था। अब क्या करेंगे? रिलैक्स। जब गार्ड्स बिल्कुल ही पास पहुंच गए, तब ललित ने वहां पास में बह रहे पानी की ओर देखा। बैटल वेव। बैटल वेव स्पेल का इस्तेमाल करते ही अचानक उस पानी से 40 फीट लंबी लहरें उठने लगीं, जिसने वहां आकर सीधा उन गार्ड्स को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ गार्ड्स के पास तो बचने का वक्त ही नहीं था और पानी के प्रेशर के कारण वो तेजी से जमीन पर आकर गिरे। उनके फ्लाइंग सूट्स डैमेज हो गए। रिलीज स्पेल का इस्तेमाल करने से बिजली की एक लहर ललित के शरीर से बाहर निकली। जिन भी गार्ड्स के सूट्स पानी से गीले हो गए थे, उन्हें जोर का झटका लगा और शॉर्ट सर्किट के कारण उन सभी के सूट्स डैमेज हो गए। हम काफी डैमेज झेल चुके हैं, हमें वापस जाना होगा। नहीं, कोई भी वापस नहीं जाएगा, सब यहीं रुककर लड़ेंगे। कोई भी अजीज की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कई गार्ड्स तो पहले से उठकर भाग चुके थे और अपनी फ्लाइंग कार्स में छिपकर बैठ गए थे। इन्हीं फ्लाइंग कार्स को स्पेसशिप की तरह इस्तेमाल करते हुए अब उन्हें वापस नोवा पर लौटने की जल्दी थी। बुज़दिलों, ये क्या कर रहे हो? तभी एक चाकू सीधे अजीज की तरफ आया और उसकी नाक को छूकर निकल गया। उसने मुड़कर देखा तो ये हमला आलिया ने किया था। अजीज लड़ना तो चाहता था, लेकिन उसने फिर ललित की ओर देखा, जो अब आसपास के पानी को कंट्रोल करते हुए अकेले ही उनके गार्ड्स को मसलता जा रहा था। वो भी भागकर एक फ्लाइंग कार तक पहुंचा और वहां से भागने लगा। अजीज को भागता हुआ देखकर बाकियों की भी हिम्मत टूट गई और अगले 5 मिनट में ही शैडोज के सभी गार्ड्स वहां से जा चुके थे। अब ललित वापस जमीन पर आया और रॉकी और आलिया उसके पास दौड़ते हुए पहुंचे। तुमने लहरों को कंट्रोल करना कब सीखा? बस अभी अभी। ललित सवाल को टाल रहा था, लेकिन रॉकी ने उसकी कमर पर बंधी एक किताब को नोटिस किया, जिस पर वैसा ही मछली का निशान था जो मोहिनी के महल में उसने देखा था। वो समझ गया
कि वो किताब उसने मोहिनी के महल से ही ली थी। वाटर क्रिस्टल का क्या हुआ? उसकी चिंता मत करो, क्रिस्टल मेरे पास सेफ है। तो फिर घर चले? नहीं, अभी एक काम बाकी है। वो तीनों ही अब बिना किसी डर के एक्वा प्लैनेट के ऊपर उड़ रहे थे और दोबारा उसी गड्ढे को ढूंढ रहे थे जहां से वो पहली बार उस तहखाने में पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन लोगों ने सबसे पहले उस कंकाल की जंजीरें खोली। अब आप आजाद हैं, अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से बिताइए। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हें कुछ देना ही चाहिए। अब वो कंकाल वहीं पर आसपास कुछ ढूंढने लगा। वो तीनों समझ ही नहीं पाए कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए चुपचाप उसे देखते रहे। मिल गया। उस कंकाल ने एक पुराने से दिखने वाले बैग को जमीन से उठाया और उसमें से एक धूल में लिपटा हुआ कवच बाहर निकाला। जब वो उसे झाड़कर उसकी धूल हटा रहा था तो ललित ने नोटिस किया कि उस कवच पर शेर का निशान बना हुआ था। वो कंकाल अब ललित के पास आया। मैंने कई सालों पहले ड्रैगन्स के एक झुंड से एक राजा को बचाया था। उन्होंने ही मुझे ये कवच इनाम में दिया था। अब इसे तुम रख लो। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। अरे रख लो, आने वाले खतरों से बचने में बहुत काम आएगा। ये आम कवच नहीं है। कहते हैं कि इसे खुद नगीना ने ही डिजाइन किया था। इस बार ललित कवच को लेने से इनकार नहीं कर पाया। अब ललित और उसके साथी वहां से बाहर आ गए और उन्होंने एक बार फिर से स्टारगेट चालू किया और उसकी मदद से वापस नोवा पहुंच गए। रॉकी और आलिया इतने थक चुके थे कि वो स्कूल पहुंचकर सीधा अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। और जब उन तीनों से मिलने प्रोफेसर वहां पर पहुंचा तो सिर्फ ललित ही वहां पर मौजूद था। क्या कहा? दूसरा क्रिस्टल मिल गया? हाँ, लड़ाई का क्या हो रहा है? हमारे लोग उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब तक हम उनको रोक पाएंगे। उन लोगों को पता चल चुका है कि स्टारगेट मेरे पास है। अब वो किसी भी कीमत पर उन क्रिस्टल्स के बदले ओबेरॉय की फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लगता है अब हमारे साथ मिलकर लड़ना ही तुम्हारे लिए आखिरी ऑप्शन है। लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि अगर ये क्रिस्टल्स इतने ताकतवर हैं तो अदनान को स्टारगेट ही क्यों चाहिए? प्रोफेसर अचानक से चुप हो गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। सच पूछो तो ये सब दरअसल मेरी ही गलती है। आपकी? हाँ, तुम अभी यहाँ नए आए हो, इसलिए तुम्हें पूरी कहानी पता नहीं है। कैसी कहानी? क्या हुआ था? 15 साल पहले जब ओबेरॉय से मैं मिला था तो काफी खुश हुआ, क्योंकि लूनार्स के पास साइंस और टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी, जिस वजह से मुझे हमेशा से ही लगता था कि हम शैडोज के पीछे रह गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ ओबेरॉय को हमारी शक्तियों में इंटरेस्ट था, इसलिए हम दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग टॉपिक्स पर बात करने लगे। ऐसे ही एक दिन स्टारगेट का जिक्र हुआ तो मैंने ये सजेस्ट किया कि क्यों ना इसे एक पावरफुल वेपन सिस्टम में बदल दिया जाए। वेपन सिस्टम? फिर क्या हुआ? ओबेरॉय इसके लिए राजी नहीं था। वो इसे एक हथियार नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसे जोर दिया कि अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो शैडोज का दबदबा इस प्लेनेट पर कम हो जाएगा और फिर बिना किसी डर के हम सभी यहाँ अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो क्या इसीलिए अदनान स्टारगेट के पीछे पड़ा हुआ है? हाँ, मैंने और ओबेरॉय ने जब स्टारगेट के डिजाइन में चेंजेस करने शुरू किए तो मेरे ही स्कूल में एक अदनान का जासूस था जिसने उसे स्टारगेट और हमारे प्लान्स के बारे में सब कुछ बता दिया, और इसी कारण उसने स्टारगेट को पाने के लिए ओबेरॉय के घर पर हमला कर दिया। तो क्या आप वो चेंजेस कर पाए? क्या ये मशीन सचमुच अब कोई पावरफुल वेपन है? हाँ, मगर हम इसे कभी टेस्ट नहीं कर पाए। इसकी अटैकिंग कैपेबिलिटीज को एक्टिवेट करने के लिए जिस तरह की पावर की जरूरत है वो हमारे पास नहीं थी, लेकिन शैडोज के पास अपने पावर प्लांट्स हैं और वो इस प्लानेट की कोर से भी एनर्जी खींचने का काम कर रहे हैं। अगर उनके हाथ में स्टारगेट लग गया तो उनके पास इतनी पावर होगी कि उसके फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएं। इसीलिए इससे पहले कि प्रोफेसर अपनी बात पूरी करता, उसकी नजर ललित की कमर पर बंधी उस किताब पर गई जिस पर मछली का निशान बना हुआ था। ये किताब तुम्हारे पास कहां से आई? ये तो मैं एक्वा प्लैनेट से लाया हूँ। जिस क्वीन को मैंने वहाँ हराया था उसके महल में ये किताब थी। इसके अंदर कई सारे। इससे पहले कि ललित अपनी बात पूरी कर पाता, प्रोफेसर ने बीच में ही उसको टोक दिया। हाँ, जानता हूँ। आप इस किताब के बारे में क्या जानते हैं? ज्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना कि ये किताब लाखों साल पहले कहीं खो गई थी। ललित ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। लाखों साल?
आखिर इसमें है क्या? जब ललित ने मोहिनी के महल से उस क्रिस्टल के अलावा वो किताब भी चुरा ली थी, तब उसे नहीं पता था कि वो कितनी खास थी, लेकिन प्रोफेसर की बातों ने अब उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी थी। आखिर लाखों सालों से ये किताब क्यों गायब थी? क्या किसी ने इसे छुपा रखा था? ये एक लंबी कहानी है ललित। इसके लिए तुम्हें नगीना के बारे में जानना होगा। नगीना? हाँ, इसकी बात मोहिनी ने भी मुझसे की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास तो नगीना का बनाया हुआ एक कवच भी है। क्या कहा? ललित ने प्रोफेसर को अब वो कवच दिखाया जिसके ऊपर शेर का वो निशान बना हुआ था। आप चुप क्यों हो गए? आखिर क्या खास है इस किताब में? हमारे यूनिवर्स को बनाने की जिम्मेदारी नगीना की थी। ये जिम्मेदारी उसे किसने दी थी? या इस यूनिवर्स के बाहर किस तरह के दूसरे यूनिवर्स हैं, इसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता। लेकिन कहते हैं कि जब नगीना ने इस यूनिवर्स की पहली लाइफ फॉर्म्स को बनाया तो वो काफी शक्तिशाली थी। इस शक्ति ने कई सारे नए कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दिया, जिसके चलते पूरे यूनिवर्स में अलग अलग आर्मीज एक दूसरे से लड़ने लग गईं। नगीना को लगता था कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने सभी को बहुत ज्यादा ताकत दे दी थी। फिर क्या हुआ? नगीना ने एक ही पल में सभी की याददाश्त मिटा दी। जो नॉलेज उसने उन्हें दी थी उसे उसने अलग अलग किताबों में लिख दिया और फिर वो किताबें पूरे यूनिवर्स में फैला दी। और इस तरह से नगीना ने ये इंश्योर किया कि किसी एक स्पीशीज के पास सारी नॉलेज ना आ जाए। हम लूनार्स जिस तरह के स्पेल्स को जानते हैं उससे अलग तरह के स्पेल्स ऐसी ही कई दूसरी किताबों में मौजूद हैं। हर किताब शरीर में एक अलग तरह की शक्ति को एक्टिवेट करने में काम आती है। तो यानी जिसके पास ये सभी किताबें होंगी वो इस यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली हो जाएगा? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ऐसी 5 किताबें हैं जिनमें से एक तुम्हारे पास है और एक लूनार्स के पास सेफ रखी हुई है। बाकी की 3 किताबें न जाने इस वक्त कहाँ होंगी। मैं इन किताबों को ढूंढना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि अभी के लिए हमें उस आखिरी क्रिस्टल को ढूंढने पर ध्यान लगाना चाहिए। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, तीसरी और आखिरी क्रिस्टल फायर क्रिस्टल है। ये रोमा नाम के प्लेनेट पर है जो इस वक्त शैडोज के कब्जे में है। उन्हें पता था कि उस प्लेनेट पर भी एक क्रिस्टल मौजूद है, इसीलिए उन्होंने उस प्लेनेट पर हमला करके वहां रहने वाली स्पीशीज को गुलाम बना लिया। तब से वो वहां पर लगातार उसी क्रिस्टल की खोज कर रहे हैं। हमें वहां जल्द से जल्द निकलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो प्लेनेट पूरी तरह से शैडोज के कंट्रोल में है। वहां पर बिना किसी प्लानिंग के घूमना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो क्या करें? मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं अपने जासूसों से कुछ पता करता हूँ। ललित ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद वो भी अपने कमरे में आ गया। अभी मेरे पास 2 दिन हैं, मुझे ये वक्त जाया नहीं करना चाहिए। उसने अब उस किताब को खोला और उसे पढ़ने लगा। किताब में सिर्फ नए स्पेल्स ही नहीं थे, बल्कि इस बारे में भी बहुत डिटेल में लिखा हुआ था कि किस तरह से अपने आसपास की फोर्स को कंट्रोल किया जाए। जहां लूनार्स अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे और फिर उसे अटैक या डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते थे, वहीं एक्वा प्लेनेट की इस बुक के अंदर एक अलग ही सिस्टम था। एक्वा स्पेल्स को यूज करने के लिए एनर्जी की नहीं बल्कि सिर्फ पानी की जरूरत पड़ती थी और पानी की ही नेचुरल एनर्जी से इन स्पेल्स को पावर मिलती थी। वहीं दूसरी तरफ जहां लूनार्स के सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किसी भी सोल के स्टेजेस पर डिपेंड करती थी, वहीं एक्वा के स्पेल्स के साथ ऐसा नहीं था। इस किताब में शरीर के 7 चक्रों की बात की गई थी। जो भी अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट कर सकता था उसके पास पानी और पानी से जुड़ी सभी लाइफ फॉर्म्स का 100% कंट्रोल आ जाता था। ललित ने अब किताब में स्पेल्स के सेक्शंस को पढ़ना शुरू किया। ये वाला ट्राई कर सकते हैं। ललित ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाना शुरू कर दिया। फ्रीज। ललित ने आंखें खोली तो देखा कि कुछ भी नहीं बदला था। ये कैसे हो गए? बुक में तो यही लिखा है, फ्रीज। इस बार भी ललित की कोशिश नाकाम रही। तभी ललित को एक ख्याल आया। वो दौड़कर अपने टेबल तक गया और उसने एक गिलास पानी भर लिया। अब वो एक बार फिर से तैयार हुआ। उसने सबसे पहले गिलास में रखे पानी को हवा में उछाल दिया। फ्रीज। इस बार जैसे ही ललित ने फ्रीज स्पेल का इस्तेमाल किया तो ना सिर्फ उस गिलास का पानी बल्कि उसके कमरे की जितनी भी चीजें थीं सभी बर्फ की चादर के नीचे ढक गईं।
तो ये बात है, इन स्पेल्स को पानी की जरूरत है। अब ललित ने दोबारा उस गिलास में पानी भर लिया और उसके बाद उस बुक के पन्ने पलटने लगा। एक पेज पर रुककर उसने एक बार फिर से वो पानी हवा में उछाल दिया। स्पाइक्स! ललित ने जैसे ही स्पाइक्स स्पेल का इस्तेमाल किया, हवा में उछला वो पानी अब अलग अलग हिस्सों में बंटकर बर्फ की कीलों में बदल गया। तेज रफ्तार के साथ ये कीलें गोलियों की तरह सामने रखी कुर्सी पर लगीं तो पूरी कुर्सी एक बार में ही बिखर गई। ललित की खुशी का कोई ठिकाना न था। अगले 2 दिन तक वो उसी किताब के अंदर डूबा रहा। हालांकि उसका अभी सिर्फ पहला चक्र ही एक्टिव हुआ था, लेकिन वो इन स्पेल्स के बारे में भी पढ़ रहा था जिन्हें हायर लेवल्स पर पहुंचने के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा उसने अलग अलग तरह के वेपन्स के बारे में भी पढ़ा। उसे पता चला कि दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां ऐसे हथियार रखे गए हैं जो वक्त आने पर एक पूरी सेना को अकेले ही खत्म कर सकते थे। दूसरी तरफ उसने रॉकी को उसकी स्पेल्स बुक वापस कर दी, क्योंकि प्रोफेसर ने ललित को एक नई स्पेल बुक दे दी थी जिसमें ज्यादा पावरफुल स्पेल्स थे। 2 दिन खत्म होने के बाद प्रोफेसर एक दिन उसके कमरे में आए। मैंने कुछ पता किया है। वो लोग कह रहे थे कि शैडोज भी उसी क्रिस्टल के काफी नजदीक है। रोमा के नदन पार्ट में तुम्हें उसके मिलने की ज्यादा उम्मीद है, लेकिन वो हिस्सा बहुत ही खतरनाक है। शैडोज के अलावा तुम्हें वहां ग्रीन्स से भी खतरा है। ग्रीन्स? ग्रीन्स रोमा में रहने वाली स्पीशीज हैं और उन्हें शैडोज ने गुलाम बनाया हुआ है। उन्हें भी देख लेंगे। तो कब चलना है? बाकी लोग रेडी हैं? तुम जब भी चाहो चल देंगे। इसके बाद ललित, रॉकी और आलिया एक बार फिर से स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हुए। वहां पर ललित ने स्टारगेट को ऑन किया और वो लोग टेलीपोर्ट होकर रोमा पहुंच गए। वो रोमा में एक बड़े से पहाड़ के ऊपर पहुंचे थे जहां से उन्हें पूरा शहर नजर आ रहा था। रोमा का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां तमस की तरह फ्लाइंग कार्स थीं और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी थीं, लेकिन उन्हीं चमकती बिल्डिंग्स के बगल में बहुत सारे स्लम्स भी देखे जा सकते थे। उन स्लम्स में ह्यूमंस नहीं बल्कि ग्रीन्स रह रहे थे, जो दिखने में इंसानों के मुकाबले ज्यादा पतले और छोटे थे। उनकी आंखें भी लाल रंग की थीं और शरीर हरा था, जो उनका सामान उठाकर उनको फॉलो कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सड़कों पर शैडोज के हर इंसान के पास ऐसे कई स्लेव्स मौजूद हैं। अब यहाँ क्रिस्टल कैसे ढूंढेंगे? शहर की तरफ चलते हैं। वो लोग अब पहाड़ से नीचे उतरने लगे। क्या तुम्हारा स्टारगेट हमें सीधे क्रिस्टल के पास टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था? नहीं, स्टारगेट अभी इतना एक्यूरेट नहीं है। वो तुम्हें एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तो ले जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो तुम्हें कहाँ छोड़ेगा। तो क्या ये हमें गलती से अदनान की जेल भी पहुंचा सकता है? इससे पहले कि ललित कोई जवाब दे पाता, उसे अचानक से वहां पत्तों के हिलने की आवाज आई। रॉकी और आलिया भी शांत हो गई। ललित अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा ताकि वहां छिपे आदमी को उसकी भनक ना हो, लेकिन वो नहीं जानता था कि उन पत्तों के पीछे छिपी आंखें उसी की ओर देख रही थीं। ललित धीरे धीरे उन्हीं झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था जहां से उसे पहले आवाज आई थी। पीछे से आलिया ने भी अपना चाकू निकाल लिया था। जैसे ही ललित ने उन झाड़ियों को हटाया, एक हरा चेहरा उसके सामने आ गया। उसी वक्त घबराकर आलिया ने उसकी तरफ अपना चाकू फेंक दिया। इससे पहले कि वो चाकू जाकर उस हरे आदमी पर लगता, ललित ने अचानक उसे हवा में ही पकड़ लिया। वो हरा आदमी वहां से तेजी से भागा। आलिया, क्या कर रही थी तुम? वो खतरनाक हो सकता था। खतरनाक? तुमने देखा नहीं वो कितना डरा हुआ था? डरा हुआ था? किससे? तुम रॉकी के साथ घूमना बंद करो आजकल। और किससे डरेगा? हमसे डर रहा था। पर क्यों? क्योंकि उसकी नजरों में तो हम शैडोज ही हैं। उन्हें हमारे डिफरेंसेस के बारे में कैसे पता होगा? फिर तो हमारे लिए शहर में एंट्री करना काफी आसान है। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि हम शैडोज में से एक नहीं हैं। तुमने कभी उन्हें किसी हाथी के साथ देखा? अब दोनों ने रॉकी की तरफ देखा। आलिया को भी एहसास हो गया था कि रॉकी अगर उनके साथ होगा तो लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि वे बाकी लोगों से अलग हैं। मेरे पास एक आइडिया है। रॉकी ये सुनकर काफी खुश हो गया, लेकिन जैसे जैसे वो रॉकी को प्लान सुनाती गई, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लोगों का पेट बनकर नहीं घूमूंगा। पेट नहीं, गुलाम। कोई तुम्हारे बारे में पूछेगा तो कह देंगे कि तुम बहुत स्मार्ट हो, इसलिए सारा काम भी कर देते हो। नहीं, ये तो मुझे मंजूर नहीं है। तो फिर 2 टांगों पर चलना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसे ही तुम्हें वहाँ ले गए तो कोई भी हमें पकड़ लेगा।
आखिर में रॉकी को दोनों की बात माननी पड़ी और इस तरह वो शहर के अंदर घूमने लगे। तभी एक आदमी उनके पास आया। आपका हाथी तो काफी शानदार है। इस कचरा प्लेनेट पर तो ऐसी चीजें आप दिखाई ही नहीं देती। वो तीनों अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हाँ, सही कहा आपने। बड़ी कीमत दी है इसके लिए। लोग तो कहते हैं इतने में तो मुझे कोई लाइव क्रिस्टल मिल जाता। वो आदमी अचानक से चुप हो गया और इधर उधर देखने लगा। आप भी क्रिस्टल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं? ललित को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। तभी आलिया ने बीच में आकर बात संभालने की कोशिश की। अब चलो भी, मुझे और शॉपिंग करनी है। ललित आलिया का इशारा समझ गया। चलिए, हम लेट हो रहे हैं। श्योर श्योर। वो तीनों अब सड़क के किनारे आ गए। आज तुम मर गए थे। हाँ, अब हम दोबारा रिस्क नहीं ले सकते, कुछ और सोचना होगा। हमें एक कार की जरूरत है। कार क्यों? उस आदमी ने हमें क्रिस्टल प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। उसे कुछ तो पता होगा। हमें उसका पीछा करना होगा। यहाँ स्पेल्स नहीं यूज कर सकते, सबकी नजरों में आ जाएंगे। इस तरह रॉकी को भी कार में कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन हम कार कहाँ से लाएंगे? वो देखो। ललित ने सामने की तरफ इशारा किया, जहां अभी अभी एक फ्लाइंग कार लैंड हुई थी। कोट पहना हुआ एक आदमी उस कार से बाहर निकला और हड़बड़ी में वहां मौजूद बैंक के सामने पहुंच गया। जल्दी चलो, यही मौका है। जैसे ही वो आदमी बैंक के अंदर घुसा, पीछे से ललित और उसके साथी कार में घुस गए। ललित ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसने कार की चाबी घुमाई तो इंजन स्टार्ट हो गया। तुम्हें ये कार चलानी आती है? तभी अचानक ललित का पैर एक्सीलरेटर पर गया और कार आगे चलते हुए खंबे से जा टकराई। अभी सीख रहा हूँ। वहां पर तेज अलार्म्स बजने लगे और कार का मालिक भी बाहर की तरफ आने लगा। ललित ने स्टीयरिंग व्हील को ऊपर की तरफ किया और एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। गाड़ी हवा में उड़ने लग गई और वो वहां से निकल जाने में कामयाब रहे। ललित ने नीचे देखा तो आदमी किसी रिमोट पर कुछ बटन्स दबा रहा था और तभी एक बीप बजी। अरे नहीं, ये हमें हेडक्वार्टर्स क्यों ले जा रही है? वापस मोड़ने की कोशिश करो इसे। नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तभी पीछे से आकर एक दूसरी कार ने उनकी कार को टक्कर मारी और एक ड्रॉर खुल गया। ड्रॉर से एक आईडी बाहर निकली जिसमें उस कार ओनर की फोटो थी। ओह नो! क्या हुआ? ललित का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। हम जिसकी कार में है वो यहाँ एक मिनिस्टर है। तभी एक बार फिर उस पीछे वाली कार ने उनकी कार को टक्कर मारी। ये गाड़ी वाला क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब तीसरी बार आकर उन्होंने उस कार को टक्कर मारी और इस बार वो गोल भी घूमने लगी। ललित ने शीशे से बाहर देखा तो उसे नजर आया कि उस दूसरी कार में कोई इंसान नहीं बल्कि दो ग्रीन्स बैठे थे। इस बार उनमें से एक ने सीधा कार के बूस्टर पर अपनी बंदूक से निशाना मारा। जैसे ही वो बूस्टर डैमेज हुआ, कार नीचे की तरफ आने लगी और एक बीच पर जाकर क्रैश हो गई। ललित की आंखें अब बंद होने लगी थी। उसने आखिरी बार बस यही देखा कि कार रेत में पलटी हुई थी। ललित ने जब दोबारा आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके आसपास रॉकी और आलिया भी उसी हालत में थे। जब उन ग्रीन्स में से एक सादिक ने ललित को होश में आते देखा तो वो बाहर की तरफ भागा। करीम! क्या हो रहा है? पता नहीं ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। तभी सादिक और करीम दोनों ही अंदर आ गए। यही है वो जोकर। करीम ने जाकर ललित का कॉलर पकड़ लिया। तुम लोग मिनिस्टर शान की कार में क्या कर रहे थे? कैसे जानते हो तुम उसे? हम उसे नहीं जानते, हम तो सिर्फ उसकी कार चुरा कर भाग रहे थे। क्या? करीम पीछे मुड़ा और उसने एक खाली स्टूल को लात मारी। तो तुम लोग कह रहे हो कि हम गलत लोगों को ले आए? सादिक? जी भाईजान, ये मिनिस्टर तो नहीं है पर शैडोज में से ही एक है। बोलते हैं उन्हें कि हमारे भाइयों को रिहा करो वरना इन सबका गला काट देंगे। ऐसा नहीं होगा। शैडोज तुम्हें कुछ नहीं देंगे बल्कि वो तो खुश हो जाएंगे कि तुमने हमें मार दिया। क्या मतलब? हम खुद भी शैडोज के दुश्मन हैं। शैडोज हमारे ही प्लेनेट नोवा से है और उन्होंने वहाँ भी एक वॉर शुरू की हुई है। शैडोज का होम प्लेनेट? तुम खुद को बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे हमारा यकीन मानिए, हमारा मिशन बहुत जरूरी है। हम सब नोवा से हैं और शैडोज के किंग अदनान के खिलाफ लड़ रहे हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, रॉकी अचानक से कूद पड़ा। तुम नोवा से हो? तुमने तो कहा था कि तुम अर्थ से हो। रॉकी ने फिर से गलत जगह पर गलत बात छेड़ दी थी। अर्थ? अभी अर्थ क्या चीज है? ये तो पल पल में अपनी कहानी बदल रहे हैं। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। ये दोनों नोवा से हैं, मैं अर्थ से हूँ। अर्थ भी एक प्लेनेट है, हम सब सेम टीम में हैं। क्या सोचते हो करीम? नहीं नहीं नहीं, इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। इन्हें सीधा काउंसिल के पास ले जाते हैं, वही इनका फैसला करेंगे। ठीक है। फिर वो दोनों उस कमरे से बाहर चले गए। ललित ने गुस्से भरी नजरों से रॉकी की तरफ देखा। गधे के बच्चे, आज फिर फंसा दिया ना। क्या जरूरत थी अपना मुंह खोलने की? इन लोगों ने जिन रस्सियों से हमें बांधा है, मुझे वो अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहे हैं।
मुझे भी। अगली सुबह जब वो तीनों जागे तब करीम और सादिक भी उसी कमरे में थे और एक बैग में अपने वेपन्स और दूसरा सामान रख रहे थे। अरे अब तो हाथ खोल दो दोस्त, हम शैडोज नहीं हैं। अब ये हाथ काउंसिल की 5 और ट्राइब्स के सामने ही खुलेंगे और इस बीच कोई होशियारी मत दिखाना। उनके पास जाने से हमें दिक्कत नहीं है, बस अब ऐसे बैठा नहीं जाता। फिक्र मत करो, मिनिस्टर को ले जाने जा रहे हैं हम, फिर तुम सबको एक साथ काउंसिल के सामने पेश करेंगे। इसके बाद ललित चुप हो गया। करीम भी एक बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर सादिक के साथ कमरे से बाहर निकल गया। 1 घंटे बाद आलिया की भी नींद टूटी। क्या हो रहा है? पता नहीं, पर हो सकता है शैडोज ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आलिया की नींद अचानक से गायब हो गई और वो उलझ पड़ी। क्यों? क्या हुआ? वो लोग उस मिनिस्टर को किडनैप करने गए हैं जिसकी कार पर कल हमला हुआ है। पता नहीं अभी तक तो उनकी सिक्योरिटी कितनी ही बढ़ा दी गई होगी। दरवाजे पर अचानक से किसी ने नॉक किया। ललित ने नजर उठाई तो सामने करीम खड़ा था और उसने उसी आदमी को गर्दन से पकड़ा हुआ था जिसकी उन्होंने कार चुराई थी। गुड न्यूज है, तुम सब आज ही काउंसिल के पास जा रहे हो। उसने मिनिस्टर को धक्का दिया और वो लड़खड़ाता हुआ उनके पास आकर गिरा। अब करीम ने उसे भी एक कुर्सी के साथ बांधना शुरू कर दिया। पहले कुछ वक्त कोई कुछ नहीं बोला। रॉकी इस वक्त नींद में था, इसलिए ललित को लगा कि इस वक्त वो कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। उसने अपनी कुर्सी मिनिस्टर शान की तरफ खिसकाने की कोशिश की। मिनिस्टर, ये लोग कौन है? मिनिस्टर ने ललित के चेहरे को एक बार गौर से देखा। अरे टेररिस्ट है, टेररिस्ट। खुद को फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं। एक तो ये प्लेनेट मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। कहने को यहाँ हमारा राज है, लेकिन फिर भी यहाँ ग्रीन्स में से कई वॉरलॉर्ड्स बनकर घूम रहे हैं। तुम यकीन करोगे, इनके एक कमांडर के पास भी 5000 फाइटर रहते हैं। ललित को जवाब मिल जाने की खुशी तो थी, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उस मिनिस्टर ने उन्हें पहचाना नहीं था और न ही वो ये जानता था कि वो लोग शैडोज का हिस्सा नहीं थे। आप लोग इनका कुछ करते क्यों नहीं? कैसे करें? हमारा राज तो यहाँ मिनरल माइनिंग साइट्स और शहरों तक ही है। उसके बाद तो यहाँ पर वॉरलॉर्ड्स काफी पावरफुल हैं। पता नहीं इनको हमने क्यों जिंदा रखा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कीड़ों की तरह मसल दो इन्हें। अब कीड़ों की तरह तो तुम लोग मसले जाओगे। लंबे सफर के लिए तैयार रहना। क्योंकि उन चारों को काउंसिल तक पहुंचाने के लिए कई ऐसी टेरिटरीज से होकर गुजारना पड़ता जहां शैडोज का कंट्रोल है, इसलिए उन लोगों ने इन्हें एक आलू से भरे ट्रक में अलग अलग बोरियों के अंदर छिपा दिया। इसी तरह वो अगले 3 दिन तक ट्रैवल करते रहे और किसी भी चेक पोस्ट पर उनको नहीं पकड़ा गया। इस बीच ललित को समझ आया कि रोमा इस वक्त शैडोज के कंट्रोल में तो है, लेकिन प्लेनेट को कंट्रोल करना उनके बस में नहीं था। इसलिए कुछ ऐसे वॉरलॉर्ड्स जिन्होंने अपने इलाके पर होल्ड बनाए रखी थी, उनके साथ समझौते कर लिए। आज उनकी सोसाइटी में ग्रीन्स स्लेव्स की तरह भी काम करते हैं और कुछ ग्रीन्स फ्री भी हैं, जो कि मिडिल क्लास की तरह शैडोज के अंडर में रहते हैं। और आखिर में ट्राइबल इलाके हैं जहां पर शैडोज का कोई कंट्रोल नहीं था। इसी इलाके में ज्यादातर फ्रीडम फाइटर ग्रुप्स भी थे जो अपने प्लेनेट को शैडोज से आजाद करवाना चाहते थे। आखिर में उन सभी को 5 ट्राइब्स के चीफ से बनी एक काउंसिल के सामने पेश किया गया। चीफ, ये 3 लोग कहते हैं कि शैडोज का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्हीं के होम प्लेनेट से आए हैं। हमने इन्हें तब पकड़ा जब ये मिनिस्टर शान की कार में हमें मिले थे। उनमें से सबसे बूढ़ा दिखने वाला एक चीफ अपनी कुर्सी से उठा और उनके करीब आ गया। ओह, क्या ये सच है? तुम तो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हो। और तुम्हारा ये पेट? ऐसा एलियन तो हमने पहले कभी भी नहीं देखा। मुझे दोबारा पेट बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा बुड्ढे। रॉकी, नीचे बैठो। अचानक से वहाँ पर शोर मच गया और सभी लोगों ने अपनी बंदूकें और तलवारें निकालकर रॉकी के ऊपर तान दी। शांत हो जाओ, शांत। रॉकी, नीचे बैठो। अब वो चीफ जाकर दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। देखिए, हमारा यकीन कीजिए, आपकी तरह हम भी शैडोज को तबाह होते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ तक आए हैं क्रिस्टल की खोज में। क्रिस्टल की बात सुनकर वहाँ के लोगों के बीच खुसफुसाहट तेज हो गई। सभी चीफ भी दबी जुबान में आपस में बात कर रहे थे। क्या जानते हो तुम क्रिस्टल के बारे में? क्रिस्टल तो शैडोज भी ढूंढना चाहते हैं, इसीलिए उनसे पहले हमारा वहाँ पहुँचना जरूरी है। मगर तुम्हारी बात हम कैसे मान लें? तुम कहते हो कि जो शैडोज अपने प्लेनेट पर वॉर लड़ रहे हैं वो हमारे प्लेनेट पर आकर हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। हाँ, क्योंकि आप लोगों पर राज करना आसान है। आप उनसे लड़ना नहीं चाहते। नोवा पर शैडोज की ताकत और उनकी सोच दोनों को ही टक्कर देने के लिए लूनर्स का मैजिक है, जो किसी मशीन का सहारा नहीं लेता। आप हमारी मदद करेंगे तो शैडोज का अंत बहुत ही नजदीक आ जाएगा। अभी सब चुप हो गए और सोचने लगे। कुछ देर के बाद कोई ना कोई चीफ कुछ खुसर पुसर करता, लेकिन ललित या उसके दोस्तों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, खोल दो इन्हें।
चीफ के फैसले को सुनकर सादिक और करीम दोनों ही हिल गए और उन्होंने मजबूरन उन तीनों की रस्सियां खोल दी। अब बताओ क्या मदद चाहते हो? क्या आपको किसी क्रिस्टल के बारे में पता है? हाँ, एक क्रिस्टल की बात हमारे पूर्वजों की कहानियों में जरूर है। कहते हैं कि ये प्लेनेट कभी ठंडा बर्फ का गोला था जिसमें एक रेड क्रिस्टल के आ जाने से गर्मी आ गई और फिर लाइफ की शुरुआत हुई। उसने सबसे पहले एक सांप को पैदा किया। वो सांप जिंदगी भर के लिए उसका रक्षक बन गया। उसी सांप की पीढ़ियों से आखिर में हम पैदा हुए और आज भी हम उसी की पूजा करते हैं। हमने तो इतनी पीढ़ियों के बाद उन कहानियों को भुला भी दिया था, लेकिन फिर उन शैडोज ने जब यहां पर कब्जा किया तो उनकी इस कहानी में हमें काफी दिलचस्पी होने लगी। क्या उन्हें कोई कामयाबी मिली? कह नहीं सकते। इन कहानियों के मुताबिक वो क्रिस्टल आजकल कहाँ है? उस क्रिस्टल को हमारे पूर्वजों ने ढूंढ निकाला था और उसका एक मंदिर भी बनवा दिया था। फिर 10,000 साल पहले एक बड़ी बाढ़ और भूकंप ने इस प्लेनेट को हिट कर दिया और ज्यादातर सिविलाइजेशन भी उसी के साथ खत्म हो गई। जो लोग बचे थे उन्होंने फिर से जीरो से शुरुआत की। इसी बाढ़ में वो मंदिर भी कहीं पहाड़ के नीचे दब गया है। क्या वो पहाड़ अब भी मौजूद है? हाँ, वो एरिया तो नौका ट्राइब के अंडर आता है ना? क्यों तेंजिंग? तेंजिंग नौका ट्राइब का चीफ था जो इस काउंसिल के 5 मेंबर्स में से एक था। अपने जमाने में उसे एक बहादुर वॉर लॉर्ड माना जाता था। हालांकि बाद में उसका काम सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित हो गया था। हाँ, इलाका तो मेरा ही है। तो इन्हें जाने दो ना फिर। मुझे तो लगता है कि पूरी काउंसिल इसके सपोर्ट में है। हाँ। तेंजिंग के चेहरे से हंसी गायब हो गई। ये मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम काउंसिल का फैसला टाल रहे हो तेंजिंग? नहीं, लेकिन काउंसिल मुझे और मेरे लोगों को बचाने के लिए बनी है, इन लोगों के लिए नहीं। अगर ये लोग वहां आए तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। कैसी गड़बड़? जो भी कहना है साफ साफ कहो तेंजिंग। तेंजिंग ने अपना सर झुका लिया और फिर एक चश्मा लगाकर दूर कहीं देखने लगा। मैंने पिछले साल उनके साथ अपना बॉर्डर सेटल कर लिया है। ये क्या बात कर रहा है? तेंजिंग, क्या मतलब है इसका? मैं और क्या करता? मेरे लोग मर रहे थे और उन्होंने सीज फायर के लिए सिर्फ इतनी सी शर्त रखी कि मैं उस पहाड़ का कंट्रोल उनके हवाले कर दूं और उन्हें हिफाजत से रखूं। मैं इन्हें वहां नहीं जाने दे सकता। तेंजिंग के खुलासे के बाद काउंसिल में भी एक दरार आ गई थी। वो लोग अब ललित के बारे में भूलकर आपस में ही बहस करने लगे थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो ना हमारे लोग आज भी उस पहाड़ को अपने कल्चर का हिस्सा मानते हैं। क्या होना चाहिए था ये जरूरी नहीं है। हमें अभी की बात करनी चाहिए और इस वक्त रियलिटी ये है कि हम इन लोगों को वहां नहीं भेज सकते। बात खत्म। क्या इस पर काउंसिल कुछ कहेगी या सारे चीफ अब इस तरह फैसले लेने लगेंगे? उस चीफ ने तानी की तरह ये सवाल सभी लोगों के आगे उछाला था। तेंजिंग को ये एक पर्सनल अटैक की तरह लगा। क्या उनके मिनिस्टर को किडनैप करवाने का डिसीजन भी काउंसिल से बिना पूछे लिया गया? अगर बात आगे बढ़ गई और उन्होंने हमला कर दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हमारा प्लेनेट है तेंजिंग। यहाँ क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे, वो एलियंस डिसाइड नहीं करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं इन बाहर वालों के लिए अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डालूंगा। नहीं, तुम बुजदिलों की तरह बात कर रहे हो। आज एक मौका मिला है शैडोज से इतने सालों का बदला लेने का और तुम पीठ दिखा रहे हो। मैं बुजदिल ही सही लेकिन सेफ हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी ट्राइब पर अगला हमला शैडोज का नहीं मेरा होगा। मैं गद्दारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अचानक दोनों ने अपनी अपनी तलवार निकाल ली और सब लोग उन्हें रोकने के लिए बीच में आ गए। ललित को भी लगने लगा कि अब बात बिगड़ने लगी थी। देखिए, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। हमारा दुश्मन एक है। आप शैडोज को वहां से नहीं हटा सकते तो कम से कम बस हमें वहां जाने दीजिए। अगर हम पकड़े भी गए तो वो आपका नाम सामने नहीं आएगा। अब बताओ क्या कहते हो तेंजिंग? तेंजिंग का चेहरा देखकर ही सबको लग रहा था कि वो इस बात से खुश नहीं था, लेकिन काउंसिल के प्रेशर में आकर उसका मुंह बंद हो गया। ठीक है, लेकिन मेरी ट्राइब से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। ये काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, हम लोग भी साथ रहेंगे। देखें तो किस चीज के लालच में इन शैडोज ने मेरे प्लेनेट का ये हाल किया है। ठीक है, अब ये लोग तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। रात के वक्त ललित और उसके दोस्तों के अलावा सादिक और करीम भी उस पहाड़ की तरफ पहुंचे। जब उन्हें वहां कुछ शैडोज के गार्ड्स नजर आने लगे तो वो सभी पेड़ों के पीछे छिप गए और आसपास देखने लगे। यहाँ तो हर कोने पर गार्ड्स मौजूद हैं। तेंजिंग के मुताबिक यहाँ पिछले 6 महीने से वो लोग खुदाई कर रहे हैं। अगर इतने वक्त में उनके हाथ कुछ नहीं आया तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? चुप रहो, तुम हमारे साथ आते ही क्यों हो? 2 मिनट शांत रहो और सुनने दो। सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए और कुछ देर बाद उनके कानों में झरने से पानी गिरने की आवाज आने लगी।
अब ललित ने एक्वा स्पेल्स वाली किताब बाहर निकाली और उसके पन्ने पलटने लगा। मिल गया। ललित ने अब अपनी आंखें बंद कर ली। सादिक और करीम बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। ललित ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो नीले रंग से चमक रही थी। मिस्ट स्पेल का इस्तेमाल होते ही सबने देख लिया कि ललित के मुंह से अब ठंडी हवा निकल रही थी, जिसने धुंध का रूप लेना शुरू कर दिया था। ललित उस वाटरफॉल के पानी को धुंध में बदल रहा था। करीब आधे घंटे के बाद उस जगह पर इतनी धुंध हो चुकी थी कि किसी के लिए भी अपने आप को ही सर से पांव तक देख पाना मुमकिन नहीं था। सब लोग एक साथ चलेंगे। सभी लोग धीरे धीरे ललित के पीछे चलते गए। धुंध का सहारा लेकर आखिरकार वो दूसरी तरफ पहुंच गए। उन्हें इसी जंगल में खोज करनी थी। उन्होंने देखा कि जंगल में कई जगह पर रास्ते भी बनाए गए थे। इन रास्तों का इस्तेमाल गार्ड्स पहरा देने के लिए करते होंगे। हमें इससे दूर रहना होगा। सब लोग चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी अचानक से रॉकी एक ही जगह पर खड़ा हो गया। आलिया ने सबसे पहले ये नोटिस किया। क्या हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? जंगल में घूमने से तो क्रिस्टल नहीं मिलेगा। रॉकी चुपचाप आगे चलो। इससे पहले कि ललित कुछ कह पाता, अचानक से उसकी आंखों के आगे भी धुंध पड़ने लगी और वो बंद हो गईं। बंद आंखों से वो उस क्रिस्टल को महसूस कर पा रहा था। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो क्रिस्टल उसे अपने पास बुला रहा हो। तभी सादिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक तो हो? ललित ने जब दोबारा आंखें खोली तो उसका चेहरा पसीने से तर हो रखा था। क्रिस्टल यहीं पास में ही कहीं है। वो झरना, उसमें पानी कहाँ से आता है? यहाँ कोई नदी है क्या? हाँ, एक नदी है। हाँ, मगर वो पहाड़ी के दूसरी तरफ है। हमें चलना चाहिए। लेकिन वहाँ पहुँचने में तो बहुत वक्त लग जाएगा और वो गार्ड्स भी इस बीच हमें देख सकते हैं। नहीं लगेगा, मेरे पास एक प्लान है। ललित ने अपना प्लान सभी को एक्सप्लेन किया और फिर सभी एक लाइन से अपनी अपनी पोजीशंस पर खड़े हो गए। ललित लाइन में सबसे आगे खड़ा था और उसने सादिक का हाथ पकड़ा हुआ था। उसके ठीक पीछे आलिया थी, जिसने करीम का हाथ पकड़ा हुआ था, और उनके पीछे था रॉकी। सब तैयार? हाँ। मिरर डिसेप्शन, रैपिड रेस। रैपिड रेस। रैपिड रेस। ललित ने अपनी एक्वा स्पेल्स की किताब से सबसे पहले मिरर डिसेप्शन स्पेल का इस्तेमाल किया, जिसका काम पानी में मौजूद मॉइस्चर को इकट्ठा करके लाइट को इस तरह से बेंड करना था कि वो किसी दूसरे के लिए इनविजिबल हो जाए। ये स्पेल तेज मूवमेंट्स के दौरान ही काम करता था, इसलिए रैपिड रेस का इस्तेमाल करके वो लोग न सिर्फ पहाड़ी की दूसरी तरफ जल्दी पहुंचे, बल्कि उन्हें किसी ने देखा तक नहीं। वो लोग अब नदी के किनारे पहुंच चुके थे। अब यहीं पर हमें उस मंदिर को ढूंढना है। जहां एक तरफ वो लोग उस मंदिर को ढूंढने में टाइम बिता रहे थे, वहीं मिनिस्टर के किडनैप हो जाने की खबर ने अजीज की नाक में दम कर दिया था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन उसी की जिम्मेदारी थी। तभी किसी ने उसके ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। आ जाओ। सर, कुछ इंटरेस्टिंग हाथ लगा है। क्या मिनिस्टर को लेकर कोई खबर है? वैसा ही कुछ। ये तस्वीर देखिए। ये मिनिस्टर के किडनैप होने से एक दिन पहले की फोटो है, जिसमें कोई उनकी कार चुरा कर भाग रहा है। अगर हम विंडो पर जूम करें तो हमें इस आदमी का चेहरा दिखता है। तस्वीर पर ललित का चेहरा देखकर अजीज चौंक गया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हमने ये फेस डेटाबेस से मैच किया तो पता चला कि कुछ वक्त पहले ये आदमी तमस में भी घुस आया था। वहीं से इसकी पहली तस्वीर मिली। ओह, तो अब ये यहाँ छिप कर बैठा था। आप इसे जानते हैं सर? अच्छी तरह से जानता हूँ। सभी टीम्स को बोलो कि हाई अलर्ट पर रहें। अगर ये इस प्लेनेट पर है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस कार की कुछ और फोटोज भी मिली हैं सर। उसी रात ये कार क्रैश हो गई थी। उस वक्त सभी को लगा कि ये कोई एक्सीडेंट था, लेकिन जब हमने फुटेज देखी तो सामने आया कि उन्हें जानबूझकर किसी दूसरी फ्लाइंग कार ने टक्कर मारी थी और उस कार को भी 2 ग्रीन टेररिस्ट ने कहीं और से चुराया था। वही लोग क्रैश के बाद इस आदमी और इसके 2 दोस्तों को वहां से उठाकर ले गए थे। अभी काफी लंबा गेम हो गया है। किसी भी हाल में इस आदमी को हमें ढूंढना होगा। भाड़ में जाए मिनिस्टर। सबसे पहले ट्राइब से ये पता करो कि इसे किसी ने देखा है या नहीं। ललित और उसके दोस्त अभी भी जंगल में ही थे और उन्हें नजर आ रहा था कि कुछ ही घंटों में सूरज निकल आएगा। दिन के वक्त हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। उन गार्ड्स के लिए हमें ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा वक्त है, ढूंढते रहो। तभी दूर से रॉकी उनकी तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा था। वो इतना एक्साइटेड था कि उसे रास्ते का भी होश नहीं था और उसने दौड़ते वक्त न जाने कितने गिरे हुए पेड़ों को अपने पैरों से ही रौंद डाला। मुझे कुछ मिला है, जल्दी आओ। वो सभी लोग अब रॉकी के पीछे पीछे दौड़ने लगे और वो उन्हें एक खंडर हो चुकी इमारत के पास ले आया। वो इमारत पूरी तरह से जमीन के अंदर धंसी हुई थी और उसका ऊपर का हिस्सा ही नजर आ रहा था। तुम्हें पूरा यकीन है कि यही है वो मंदिर? रॉकी ने अपनी सूंड उठाई और एक दीवार से मिट्टी साफ करने लगा। पहले मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन फिर मैंने ये देखा।
रॉकी ने अब अपनी सूंड हटाई तो उन सभी को दीवार पर एक शेर का सिंबल नजर आया। ये वैसा ही सिंबल था जैसा उन्होंने उस कंकाल को दिए हुए कवच पर देखा था। ये शेर, उस कंकाल ने कहा था कि कवच नगीना ने डिजाइन किया था, यानी ये सिंबल भी नगीना को ही रिप्रेजेंट करता है। आखिरी क्रिस्टल यही होगा। अचानक से वहां पर मार्च करते हुए गार्ड्स के जूतों की आवाज आने लगी। ललित के इशारे पर सभी लोग चुपचाप पेड़ों के ऊपर जाकर छिप गए। रॉकी को भी एक बड़े पत्थर का सहारा लेना पड़ा। वो गार्ड्स जल्दी वहां पर पहुंच गए और बिना कुछ नोटिस किए ही आगे बढ़ने लगे। तब ललित की नजर थोड़ी दूरी पर एक टेंट पर पड़ी। उसने पेड़ के ऊपर चढ़कर देखा तो उसे नजर आया कि जिस जगह पर वो खड़े हैं वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर शैडोज के साइंटिस्ट का एक कैंप भी लगा हुआ था। उनके पास वहां तरह तरह की मशीन्स रखी हुई थीं ताकि वो क्रिस्टल से निकलते किसी सिग्नल को डिटेक्ट कर पाएं। ललित पेड़ से कूदकर वापस नीचे आ गया। बहुत गड़बड़ हो गई है। शैडोज का कैंप यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। अगर हम वक्त पे ना पहुंचते तो उन्हें वो क्रिस्टल मिल चुका होता। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो अंदर चलते हैं। ललित ने देखा कि मंदिर की टूटी हुई छत से नीचे की तरफ जाया जा सकता था। उन्होंने पास ही के एक पेड़ पर रस्सी का एक कोना बांध लिया और दूसरा कोना पकड़कर वो सभी मंदिर के अंदर जाने लगे। अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था और रस्सी भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने फर्श को नहीं छुआ था। अब क्या करूं? रस्सी तो खत्म हो गई। क्या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है? नहीं। ठीक है, तुम सब रस्सी पकड़े रहना और जब मैं कहूँ सिर्फ तभी रस्सी छोड़ना। तुम क्या करने की सोच रहे हो? ललित ने कोई जवाब नहीं दिया और रस्सी छोड़ दी। वो नीचे की तरफ गिरने लगा, लेकिन जल्द ही वो फर्श पर गिर गया। इस बीच उसे कोई चोट भी नहीं आई थी। सब सेफ है, नीचे आ जाओ। जैसे ही बाकी लोगों ने रस्सी छोड़ी और वो नीचे आए तो अचानक से उस जगह मौजूद मशालें अपने आप जलने लगीं। उन्होंने देखा कि वो एक ऐसे फ्लोर पर हैं जिसे एक चेस बोर्ड की तरह डिजाइन किया गया था। इससे पहले कि वो कुछ और नोटिस कर पाता, अचानक एक तीर आकर उसके कान के पास से गुजरा। अचानक से सभी लोग इधर उधर भागने लगे और तब वहां पर तीरों की गिनती काफी बढ़ गई। शील्ड। ललित ने शील्ड स्पेल का इस्तेमाल करके सभी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो तीर उस शील्ड को भी आसानी से तोड़ दे रहे थे। तभी ललित ने कुछ नोटिस किया। ये ट्रैप है। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो। अगर तुम्हारा कदम किसी गलत स्क्वायर पर पड़ा तो ये ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा। सभी वहीं खड़े हो गए जहां पर वो थे और उसके बाद कोई तीर नहीं चला। तो जिन भी स्क्वायर्स पर हम खड़े हैं वो सेफ हैं। फ्लाई। ललित ने अपने आसपास देखा, लेकिन फ्लाई स्पेल के इस्तेमाल से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक टेस्ट है। अपनी पावर्स यूज करके हम चीटिंग नहीं कर सकते। तो फिर हम आगे जाएंगे कैसे? वही सोचना है। जहां एक तरफ ललित और उसके दोस्त इस जाल में फंस चुके थे, वहीं दूसरी तरफ अजीज भी उनके शिकार की कोशिश में लगा हुआ था। सर, एक जासूस ने टिप भेजी है। अच्छा, क्या कहा उसने? उसका कहना है कि ललित और उसके दोस्त तेंजिंग के इलाके में देखे गए थे। तेंजिंग के इलाके में? कहां पर? उसी खास पहाड़ी के पास। ओह, तो मतलब हम सही थे। वो क्रिस्टल भी वहीं कहीं पर होगा। उस लड़के को उसके बारे में जरूर पता होगा। तेंजिंग के पास ले चलो। इसके बाद वो दोनों वहां से बाहर निकल गए, जहां कई सारी फ्लाइंग कार्स पहले से ही उनका इंतजार कर रही थीं। वो दोनों एक ही कार में बैठे और वो पूरा दस्ता वहां से उड़कर तेंजिंग के घर की ओर जाने लगा। जब तक वो तेंजिंग के घर पहुंचे, सूरज निकल चुका था, लेकिन सुबह सुबह अपने घर पर गार्ड्स को देखकर उसकी हालत पतली हो गई। वो दौड़ता हुआ घर के बाहर आया। अरे आप यहाँ? आपने पहले बताया होता तो मैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अजीज ने बीच में ही उसको काट दिया। पहले बताते तो आप तैयार रहते। मतलब? अजीज ने तेंजिंग का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गया। मुझे उस लड़के के बारे में सब कुछ पता है, बस मुझे इतना जानना है कि वो इस वक्त है कहाँ। कौन लड़का? वही जिससे तुम्हारी काउंसिल कल मिली थी। काउंसिल के बाकी मेंबर्स के साथ हिज हाइनेस अदनान क्या करेंगे ये तो मैं नहीं जानता लेकिन तुम्हारे पास अभी भी अपनी वफादारी साबित करने का मौका है। देखो, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। बताओ मुझे, कहाँ है वो लड़का? तेंजिंग के चेहरे पर उसकी बेबसी साफ देखी जा सकती थी। उसके घर की खिड़की से उसकी बेटी उसी की ओर झांक रही थी। उसे बार बार उसका चेहरा दिखाई देने लगा और वो चुप ना रह सका। ठीक है, मैं बताता हूँ। तेंजिंग ने उनको बता दिया कि किस तरह रात के अंधेरे में उनका पहाड़ी के जंगल में घुसने का प्लान था और वो वहां एक पुराने मंदिर को ढूंढ रहे थे। तेंजिंग अपने आप में बहुत ही शर्मिंदा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने अच्छा काम किया है तेंजिंग, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ। तेंजिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका घर एक ही पल में जलकर खाक हो चुका था। मगर गद्दारी की कीमत तो चुकानी ही होगी। अजीज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरता देखकर अब तेंजिंग से भी रहा नहीं गया
और उसने अपना खंजर निकालकर अजीज पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो अजीज तक पहुंच पाता, आसपास के गार्ड्स ने उसको पकड़ लिया। अजीज अब उसके चेहरे के करीब आ चुका था। उसने उसके हाथों से वो खंजर छीन लिया। ओहो, तुम तो बहुत जज्बाती निकले। अक्सर ऐसे ही वक्त में हम गलती कर देते हैं। अजीज ने उसी के खंजर को उसके सीने में घोंप दिया और तेंजिंग अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी अपने जलते हुए घर की तरफ ही देख रहा था। मुझे माफ कर देना बेटा। शैडोज के गार्ड्स ने तुरंत पूरे जंगल को घेर लिया और वहां पर 4 आर्मी यूनिट्स को सिर्फ जंगल की तलाशी लेने के लिए भेज दिया गया था। आखिरकार उन्हें उस मंदिर की एंट्रेंस भी नजर आ गई। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के अंदर उन लोगों ने एक नई स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दी थी। तो ठीक है, हम में से कोई एक ही अंदर जा सकता है। तुम लोग अपने स्क्वायर्स पर खड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर कूदूंगा और तुम्हें मुझे वहां से अलग स्क्वायर की तरफ धक्का देना है, समझे? ठीक है। सभी लोग पोजीशन में आ गए और उन्होंने अपने हाथों को एक प्लेटफॉर्म की तरह बना लिया जिस पर ललित पैर रख सके। सबसे पहले वो आलिया के स्क्वायर पर कूदा, उसके बाद सादिक के और आखिरी स्क्वायर पर वो रॉकी के ऊपर कूदकर उसकी पीठ पर बैठ गया। रॉकी ने अपनी मजबूत सूंड से ललित को एक बार में उठा लिया और तेजी से उसे दूसरी तरफ भेजा। ललित अब उस चेसबोर्ड जैसे फ्लोर की बाउंड्री से बाहर आ चुका था। मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शैडोज के गार्ड्स भी मंदिर में छत के रास्ते दाखिल होना शुरू हो चुके थे। ललित के जाने के कुछ ही पलों के बाद वो गार्ड्स भी मंदिर की छत से होते हुए उसी चेसबोर्ड वाले फ्लोर पर पहुंच गए थे। जैसे ही वो आकर दूसरे स्क्वायर्स पर गिरे, बाकी के ट्रैप्स भी एक्टिवेट हो गए। अब हर तरफ से तीरों की बारिश होने लगी। सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस को छोड़कर इधर उधर भाग रहे थे। ललित के दोस्तों ने कुछ गार्ड्स के शरीर को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ फ्लाइंग सूट्स पहने गार्ड्स हवा में उड़ने लगे और उन्होंने सबसे पहले उन ट्रैप्स के सोर्स को शूट कर दिया। आखिरकार वो तीरों की बारिश रुक गई। अब उन गार्ड्स के सामने रॉकी, आलिया, सादिक और करीम खड़े हुए थे, जो हर हाल में उन्हें ललित तक पहुंचने से रोकना चाहते थे। ब्लास्ट की आवाज अंदर तक ललित को भी सुनाई दी थी, पर वो रुका नहीं। पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। ललित अब अचानक एक कमरे के अंदर पहुंच गया, जहां बीचों बीच एक पत्थर का ताबूत था। ललित ने पास जाकर देखा तो पत्थर के ऊपर किसी एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ललित को जब कुछ भी समझ नहीं आया तो उसके ऊपर हाथ फेरकर वो देखने लगा। उसने जैसे ही उन अक्षरों को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे कि वो अब सब कुछ समझ पा रहा था। उसके दिमाग में एक सांप की आवाज गूंजने लगी। किस लिए आए हो? ललित इधर उधर देखने लगा। ये आवाज कहां से आ रही है? किस लिए आए हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह बंद है? अब ललित को एहसास हुआ कि शायद ये आवाज उसी के दिमाग के अंदर से आ रही थी। तुम कहाँ हो? मैं हर जगह हूँ, पर तुम्हें यहाँ से दूर रहना चाहिए। मैं यहाँ फायर क्रिस्टल के लिए आया हूँ, जिसे यहाँ रेड क्रिस्टल भी कहते हैं। उसके लिए तो सब आते हैं, लेकिन बदले में क्या लाए हो? तुम्हें क्या चाहिए? ये इतना आसान नहीं है। मैं और वो क्रिस्टल दोनों साथ में आते हैं। अगर तुम्हें उसे ले जाना है तो मुझे भी ले जाना होगा। मैं अगर तुम्हारे साथ आया तो तुम्हारी सोल से लिपट जाऊंगा, उससे अपनी भूख मिटाऊंगा। हो सकता है कि तुम क्रिस्टल तो ले जाओ, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठो। मैं तुम्हारी सोल तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरा कर्ज उतार पाओगे। ललित ने कुछ देर सोचा। क्या दूसरा कोई रास्ता नहीं है? दूसरा रास्ता यही है कि तुम वापस लौट जाओ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये वादा भूलना मत। इसके बाद वो आवाज आनी बंद हो गई और अचानक वो ताबूत खुल गया। जैसे ही ललित उसके पास पहुंचा, उसमें से एक लाल रोशनी निकली जो सीधा ललित के सीने में घुस गई। अचानक से ललित दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ सैकड़ों सांप उसकी हड्डियों से लेकर उसकी नसों तक के अंदर घूम रहे थे और उनको खोखला करते हुए अपनी जगह बना रहे थे। कुछ पलों के बाद ये टॉर्चर बंद हो गया। ललित अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था। उसने खुद को किसी तरह उठाने की हिम्मत की और देखा कि उस पत्थर के ताबूत में एक 10 फीट लंबे सांप की सड़ चुकी लाश और कंकाल था, और उसी कंकाल के साथ एक लाल रंग का क्रिस्टल भी रखा हुआ था। ललित ने वो क्रिस्टल उठाया और तेजी से बाहर की तरफ भागा। ललित जब अपने दोस्तों के पास वापस पहुंचा, तब वो लोग उन्हीं गार्ड से लड़ रहे थे। टेस्ट खत्म हो जाने की वजह से अब वो भी अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर पा रहे थे। ललित ने देखा कि छत से उन गार्ड्स की नई टीम्स भी उतर रही थी। सब लोग पीछे हट जाओ। ललित की आवाज सुनते ही वो लोग उन गार्ड से अलग हो गए। क्लियर। ललित ने जैसे ही क्लियर स्पेल का इस्तेमाल किया, एक बड़ी शॉकवेव पूरे मंदिर में फैल गई।
जो ज्यादातर गार्ड्स के सूट्स को चीरते हुए उन्हें एक ही बार में घायल कर गई। इसके बाद ललित ने देखा कि उसके स्पेल की वजह से अब वहां की दीवारों में भी क्रैक्स आने लगे थे। ललित के एक ही स्पेल से इतनी तबाही मचते हुए देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना स्ट्रॉन्ग क्लियर स्पेल, ये तो किसी मास्टर स्टेज सोल का ही काम हो सकता है, लेकिन मैं इसकी सोल को फील क्यों नहीं कर पा रही हूँ? इससे पहले कि आलिया कुछ और सोच पाती, उसे जल्दी से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि छत का एक हिस्सा टूटकर उसी के ऊपर गिरने वाला था। धीरे धीरे पूरा मंदिर अब कोलैप्स होने लगा था। शील्ड। ललित ने शील्ड स्पेल का इस्तेमाल किया और अपने सभी दोस्तों को एक शील्ड के नीचे कवर कर लिया। इसके बाद फ्लाई स्पेल की मदद से वो लोग जल्दी से बाहर आ गए, जबकि अंदर फंसे गार्ड्स वहीं दबकर मर गए। बाहर आने के बाद भी ललित की परेशानियां खत्म नहीं हुई थीं। उसने देखा कि पूरा आसमान अलग अलग फ्लाइंग कार से भरा हुआ था और वो हर तरफ बॉम्बिंग कर रहे थे। हमें जल्द से जल्द काउंसिल के पास पहुंचना चाहिए। सही कहते हो। ललित ने सादिक का हाथ पकड़ लिया और आलिया ने भी करीम का हाथ पकड़ लिया। रैपिड रेस, फ्लाई। अब वो लोग तेजी से उड़ते हुए काउंसिल के मीटिंग हॉल की तरफ जा ही रहे थे। इसी बीच ललित की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस पर हमला करना तो दूर, कोई फ्लाइंग कार उसे डिटेक्ट तक नहीं कर पाई। वहीं जो हमले आलिया और रॉकी पर हो रहे थे, उन्हें अपने शील्ड स्पेल की मदद से वो वक्त वक्त पर रोक दिया करता था। काउंसिल के पास जब वो पहुंचे तो वहां सिर्फ 4 चीफ ही मौजूद थे। तेंजिंग कहाँ है? तेंजिंग अब नहीं है, और जल्द ही कुछ ना किया गया तो हम लोग भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। क्या हम एक बार शैडोज से बात करके देखें? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे? आपने उनकी एक बात नहीं मानी तो वो आपकी पूरी स्पीशीज को मिटाने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे जिंदा बच भी गए तो क्या फायदा? तो हम क्या करें? हम लड़ेंगे। हर ट्राइब में जो भी लड़ सकता हो उसे हथियार देकर मैदान में बुलाओ। आज अगर ये लड़ाई आप लोग जीत गए तो दोबारा कोई गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। ललित के सजेशंस को सुनकर सभी ट्राइबल चीफ्स आपस में खुसफुसाना शुरू कर देते हैं। ये सोचने का वक्त नहीं है चीफ, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए अपनी आजादी है। सही कहते हो, सभी को तैयार करो। और सादिक तुम देखो कि हर एक के पास हथियार हो। मुझे तो कब से इस पल का इंतजार था। ललित अब वहां से बाहर चला गया और हवा में उड़ते हुए कई सारी फ्लाइंग कार्स पर क्लियर और वुल्फ अटैक जैसे स्पेल्स की मदद से हमला करने लगा। इस काम में रॉकी और आलिया भी उसके साथ थे। उन्हें किसी गांव के ऊपर इकट्ठा मत होने देना, कोशिश करेंगे कि कम से कम नुकसान हो। तभी पीछे से कुछ इंजन्स के गड़गड़ाने की आवाज आई। ललित ने मुड़कर देखा तो एक अंडरग्राउंड बेसमेंट का दरवाजा खुल रहा था और उसमें से कुछ टैंक्स बाहर आ रहे थे। ये सभी टैंक्स उन्हीं फ्लाइंग कार्स के स्पेयर पार्ट से बने थे जिन्हें शैडोज उस प्लेनेट पर लेकर आए थे। टैंक्स के अंदर करीम, सादिक और उनके दूसरे दोस्त बैठे थे जो लंबे वक्त से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। दूसरी तरफ अदनान को जब अपने महल में इस बगावत के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गया। वो लड़का यहाँ से दूर जाकर भी उसने मेरी नाक में दम किया हुआ है। एक काम करो, हमारी आधी फोर्सेस को रोमा की तरफ रवाना कर दो। लेकिन योर हाइनेस, लुनास के साथ चल रही वॉर का क्या होगा? उनके लिए आधे सिपाही ही काफी हैं। मुझे हर हाल में टारगेट चाहिए। अजीज से कहो कि हमले रुकने नहीं चाहिए, हम बैकअप भेज रहे हैं। अचानक से नोवा के आसमान में दिखने वाली फ्लाइंग कार्स और फाइटर व्हीकल्स की गिनती कम होने लगी और प्रोफेसर ने देखा कि वो लोग तमस की तरफ वापस जा रहे थे। लगता है ललित ने कर दिखाया, उसे क्रिस्टल्स मिल गए हैं। अब अदनान नहीं बचेगा। रोमा पर ग्रीन्स और शैडोज की लड़ाई अपना आखिरी रूप लेने लगी थी। एक एक करके उन्होंने शैडोज के हेडक्वार्टर्स और दूसरे मेजर स्टेशंस पर पहले हमला किया और फिर उनको लूटने लगे। उनके सामने जो भी आता वो उसे मौत के घाट उतार देते। एक भी आदमी जिंदा ना बचने पाए। इन्होंने जितना जुल्म हमारे ऊपर किया है, इनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। तभी अचानक से आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी और बहुत से लोगों ने अपनी गर्दन ऊपर कर ली। उन्हें जो नजर आ रहा था उस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। ललित, तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? हाँ। इतनी सारी फ्लाइंग शिप्स अचानक से यहाँ कैसे आ गई? तभी ललित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर रॉकी और भी ज्यादा कंफ्यूज था। हुआ क्या? कुछ बताओगे भी? इन शिप्स के यहाँ होने का मतलब है कि इन्हें अदनान ने भेजा होगा। नोवा पर इस वक्त शांति होगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन इस प्लेनेट पर इनका क्या करेंगे? इससे पहले कि ललित कोई जवाब दे पाता, आसमान में मौजूद फ्लाइंग कार्स और जेट्स ने बमबारी शुरू कर दी। इसके साथ साथ कई सारी शिप्स ऐसी भी थीं जिनमें से गार्ड्स बाहर आ रहे थे। इन सभी गार्ड्स ने फ्लाइंग सूट्स पहने हुए थे जो कि हथियारों से लैस थे। दुश्मन की फौज को बढ़ता हुआ देखकर ट्राइबल चीफ ने काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें ललित भी मौजूद था।
दुश्मन की गिनती बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है हमारी आजादी का सपना सपना ही रह जाएगा। अब तो मुझे भी यही लग रहा है। उनकी फौज की गिनती पिछले कुछ घंटों में दुगनी हो चुकी है और पता नहीं इसके बाद कितने और गार्ड्स फिर आएंगे। सभी लोगों के चेहरों के रंग उड़े हुए थे और तभी ललित खड़ा हुआ। ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। आप सभी की आजादी आपके सामने है, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। लेकिन हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास इतने लोग और हथियार नहीं हैं। नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। ये आपका होम प्लैनेट है, आपकी जमीन। यहाँ पर उनके लिए रहना ज्यादा मुश्किल होगा। आप सभी को बस उन्हें लंबे वक्त तक रोकना है। शैडोज की एक वार नोवा प्लैनेट पर भी चल रही है, इसीलिए ज्यादा देर तक वो अपने गार्ड्स यहाँ नहीं भेज पाएंगे। तो ठीक है, लड़ाई नहीं रुकेगी। जब ललित इस मीटिंग से बाहर निकला तो आलिया और रॉकी उसके इंतजार में मीटिंग रूम के बाहर ही खड़े हुए थे। क्या फैसला हुआ? हम लड़ना जारी। इससे पहले कि ललित अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक से वो झुककर अपने सीने को पकड़कर बैठ गया। ललित, क्या हुआ? तुम्हें कुछ हो रहा है? ललित ने कोई जवाब नहीं दिया और तभी उन्होंने देखा कि ललित की आंखें लाल होकर चमकने लगी हैं। ललित, अब हम क्या करें? अचानक से ललित के पूरे शरीर से रोशनी निकलने लगी। रॉकी और आलिया अब और नहीं देख सकते थे और उनकी आंखें बंद हो गईं। वहीं ललित की भी चीखें निकल गईं। उसकी आंखों के सामने वही सांप आ गया और उसने देखा कि उस सांप ने वो सारी रोशनी एब्सॉर्ब कर ली और एक बार फिर से ललित की सोल से जाकर लिपट गया। रोशनी को गायब होता महसूस करके उन दोनों ने अपनी आंखें खोली। दोनों को अपने सामने ललित बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आ रहा था। क्या हुआ था? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम बदल गए हो। क्या बकवास! इससे पहले कि ललित अपनी बात पूरी करता, उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। वो जो कपड़े पहनकर आया था वो गायब हो चुके थे। उसके शरीर पर नगीना का जो कवच था वो बदलकर एक फाइटिंग सूट में तब्दील हो गया था और साथ ही ललित की आंखें भी अब सफेद हो चुकी थीं। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी सोल मास्टर स्टेज पर पहुंच चुकी है और ये तुम्हारी मास्टर फॉर्म है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। ललित ने अपनी आंखें बंद की और उसे अपने अंदर एनर्जी फ्लो होते हुए महसूस होने लगी। वो तीनों ही काफी खुश थे। हालांकि किसी को नहीं पता था कि वो सांप अभी भी ललित से लिपटा हुआ था और उसकी मास्टर सोल से अपनी सदियों की भूख मिटा रहा था। अब तो उन गार्ड्स की खैर नहीं। ललित मुस्कुराने लगा। सही कहते हो पार्टनर, फ्लाई। ललित ने फ्लाई स्पेल का इस्तेमाल किया और आसमान में ऊपर की ओर चला गया, जहां से उसे सारी बैटलफील्ड्स नजर आ सकें। दूसरी तरफ शैडोज की हथियारों से लैस फ्लाइंग कार्स भी उसके आसपास इकट्ठा होने लगी, लेकिन ललित के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। करीम और सादिक भी ऊपर की तरफ देखने लगे। ये क्या कर रहा है? क्या इसे मौत से डर नहीं लगता? उसका चेहरा तो देखो। लगता है कि डरने की जरूरत तो शैडोज को है। अब फ्लाइंग कार्स ने ललित को हर तरफ से घेर लिया था और अब वो उनके बनाए सर्कल के बीचों बीच खड़ा था। बर्न! ललित ने जैसे ही बर्न स्पेल का इस्तेमाल किया, ललित की आंखों से लेजर्स की तरह एनर्जी निकली और उसके रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसे मेल्ट कर रही थी। ललित जहां खड़ा था वहीं पर चारों तरफ घूमने लगा और सभी गार्ड्स एक एक करके मारे गए और जमीन पर गिरने लगे। रॉकी ने तुरंत ही अपनी स्पेल बुक के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। आखिर ये कौन सा स्पेल है? आलिया ने उसकी बुक उसके हाथ से ले ली और ऊपर की तरफ देखने लगी। ये मास्टर स्पेल्स है। ये बहुत पावरफुल स्पेल्स है जो कोई मास्टर स्टेज की सोल ही परफॉर्म कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मास्टर स्टेज पर पहुंच जाने के कारण अब ललित के पुराने स्पेल्स भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। क्लियर! जैसे ही ललित के चीखने की आवाज आई, रॉकी ने एक बार फिर से ऊपर की तरफ देखा। ललित के क्लियर स्पेल से जहां पहले सिर्फ कुछ ही मीटर्स पर खड़े दुश्मनों को मारा जाता था, वहीं अब उसके क्लियर स्पेल की रेंज बढ़कर एक पूरे गांव तक फैल गई थी। उस इलाके के आसपास जितने भी शैडोज के अटैक व्हीकल्स थे वो एक ही स्पेल से धाराशायी हो गए थे। ललित अब आसमान में सबसे अलग नजर आ रहा था, इसलिए शैडोज की बैकअप टीम्स तुरंत ही वहां पर पहुंच गईं। उनके पास एक ऐसी फ्लाइंग कार भी थी जिसके ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर इंस्टॉल्ड था। एक गार्ड ने उसके ऊपर एक मिसाइल लोड कर दी। अब मजा आएगा। ग्रेविटी क्रश! जैसे ही ललित ने ग्रेविटी क्रश स्पेल का इस्तेमाल किया, उन सभी का वेट अचानक से बढ़ने लगा। कुछ गार्ड्स जो कि फ्लाइंग सूट में उड़ रहे थे, उनका वजन इतना ज्यादा हो गया कि उनके सूट्स के रॉकेट्स फेल हो गए और वो सीधा नीचे की तरफ आने लगे। जो लोग फ्लाइंग कार्स के अंदर थे, उनके लिए सिचुएशन और ज्यादा बुरी थी, क्योंकि ना सिर्फ फ्लाइंग कार्स भी वजन ज्यादा होने की वजह से नीचे जा रही थी, बल्कि उसके दरवाजे भी भारी हो गए थे। इस वजह से वो लोग उन्हें खोलकर बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। कुछ फ्लाइंग कार्स तो वहाँ ऐसी भी थीं जिनकी छतें अंदर बैठे गार्ड्स पर ही टूट कर गिर गईं और वो मारे गए। कमाल कर दिया, अब नीचे तो आओ। नहीं, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। पूरे प्लेनेट पर वॉर चल रही है। तुम क्या पूरा प्लेनेट घूमने वाले हो? शायद। ललित के चेहरे पर फिर से एक शैतानी मुस्कान नजर आई। स्पेस टाइम क्रंच! स्पेस टाइम क्रंच स्पेल ललित को टाइम स्लो कर देने और अपने आसपास के 3D स्पेस से छेड़छाड़ करने की ताकत देता था।
ललित इस स्पेल की मदद से अब हथियारों जैसी चीजों को शॉर्ट डिस्टेंस तक खुद ही टेलीपोर्ट कर सकता था। इस नए स्पेल के इस्तेमाल से उसने तेजी से प्लेनेट के कई चक्कर लगाए और जिस भी ट्राइब को मदद की जरूरत थी उसने उनकी मदद की। ललित ने वुल्फ अटैक स्पेल की मदद से उस प्लेनेट पर लगे अदनान के स्टैचू को भी गिरा डाला, जो कि ग्रीन्स की गुलामी का सिंबल था। इस नई ताकत का मुकाबला करना शैडोज के बस की बात नहीं थी, और वो भी तब जब वो अपने होम प्लेनेट से दूर थे। रोमा पर जितने भी गार्ड्स और ऑफिसर्स थे उन्हें वापस बुला लिया गया, और वहां पर अब ग्रीन्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अब उन लोगों ने फिर से एक बार काउंसिल की मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी लोग मौजूद थे। आजादी, आजादी! मुझे तो लगा था मेरी आंखें बिना ये आजादी देखे ही सूख जाएंगी। तुम लोगों ने हमें आजाद कर दिया। ऐसा मत कहिए, आप लोगों ने ही खुद को आजाद किया है। नहीं, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। पर अभी हमें खुश नहीं होना चाहिए। शैडोज चले गए हैं क्योंकि वो एक दूसरी वॉर में बिजी हैं। आज नहीं तो कल वो दोबारा वापस आएंगे, एक बार फिर आपको चैलेंज करेंगे। क्या तुम हमारी मदद के लिए नहीं आओगे? आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। शैडोज को रोकने का एक ही रास्ता है, उनका खात्मा। आप लोग हमारी वॉर में ज्वाइन कर लीजिए।